नमस्कार बंधुरा, आमी शरद सम्राट आपका स्वागत करता हूं आज के लेक्चर नंबर 23 में। और आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं साइक्लोन के ऊपर और पोलर वर्टेक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों आज 23 लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको एकदम स्ट्रिक्ट डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आप 23 लेक्चर पे हैं। इससे पहले के जो लेक्चर मेरे हो चुके हैं उनको आप अवश्य देख कर आएँ, तभी आपको ये लेक्चर पल्ले पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों ये देखो जो है साइक्लोन आप अपने देख रहे होगे। ठीक है, इसे जो है साइक्लोन जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु इस प्रकार की जो कोस्ट पे लोग रहते हैं, किनारों पे लोग रहते हैं, उनको तो अक्सर जो है इसके दर्शन हुए होंगे कभी ना कभी। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको भगाया होगा, भगाया नहीं मतलब उसको रेस्क्यू किया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपने देखी होगी दोस्तों। ये चक्रवात होता है। ठीक है, देखिए मतलब ऐसा एकदम खतरनाक आता है, बवंडर टाइप का आता है समुंदर में। ठीक है, और इसकी लहरें जो है, ठीक है, ये जो है साइक्लोन जो है आप देख सकते हो। ठीक है, तो हालांकि ये साइक्लोन नहीं है, ये तो कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, तो ये साइक्लोन आखिर आता कैसे है? देखो दोस्तों, जब भी क्या होता है कि साइक्लोन की बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? लो प्रेशर बनना। जब दोस्तों लो प्रेशर बनेगा किसी जो पॉइंट पे, ठीक है, तो आसपास से जो हवाएं होती हैं, ले जाए तो आसपास से जो हवाएं होती हैं वो वहाँ पे आना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है किसी साइक्लोन के बनने की? लो प्रेशर बनना चाहिए। ठीक है, तब हवाएं आएंगी, और जब हवाएं आएंगी तो एकदम इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगी एक ही जगह पे। और कोरिलेसिस फोर्स क्या होती है? देखिए मैं आपको फिर कह देता हूँ स्ट्रिक्ट, आपको हमारी बातें बहुत अच्छे समझ आएंगी अगर हमारे पिछले लेक्चर देख के आए होगे। याद रखिएगा, इसे सिविल सर्विस IAS एग्जाम जैसा कंटेंट किसी भी चैनल पे नहीं मिलता है, ये मैं चैलेंज करता हूँ ओपनली। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी ऐसा कंटेंट जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ, और यही UPSC का लेवल है। पैड आपके हम कहते हैं जो पैड क्लासें होंगी ना, उसमें भी ये नहीं पढ़ाया जाएगा इस लेवल का जो मैंने पढ़ाया है। आज के लेक्चर नहीं, मतलब जितना मैं पढ़ा के आया हूँ, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी दे रहा हूँ। बस आप एक बार अगर आपके दिमाग की मानसिकता अगर सही से काम करें, आप ये ना सोचें कि कोचिंग में ज़्यादा पढ़ोसा जाता है। अरे हम कह रहे हैं आपके पास कोचिंग का बैच होगा, आप उसमें ज्योग्राफी पढ़ लीजिए पहले, फिर हमारे लेक्चर जरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ। आपका जो पैसे दे रहे हो ना, वो भी नहीं डिलीवर कर रहे होंगे। ये बात आप हमारी बात नोट कर लीजिएगा। और जो पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी मुझे बता दें कि हाँ वाकई में सर जो है आप सही बोल रहे हो। लेकिन फ्री की इज्जत कहाँ होती है ना, यही पे चार्ज करते हैं हम लगा करके 9,999 रुपीज़ ओनली। तो फिर जो है बेहतर नहीं रहता, हमारा बोलने का तरीका थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट के तौर पे अगर सुनोगे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। चलो, ये जो है साइक्लोन आप देख रहे हो। ठीक है, साइक्लोन की मैंने कंडीशन क्या बताई? साइक्लोन जो है मोस्टली कंडीशन में क्या होता है, मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ कि लो प्रेशर बनता है। और जब लो प्रेशर बनता है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। ठीक है, ये लो प्रेशर बन गया तो इसमें क्या होती हैं, आसपास से हवाएं आना स्टार्ट कर देती हैं। और जब यहाँ पे हवाएं आना स्टार्ट करेंगी, ठीक है, लेकिन सवाल फिर ये है, देखो हवाएं तो आने लगी एकदम आसपास से, सब जो है हवाएं आने लगी, आ रही हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसको भैया घुमाओगे कैसे? घूमना भी तो चाहिए ना, एकदम लगना चाहिए कि साइक्लोन आ रहा है, तो कैसे ये घूमेगा? तो इसको घूमने का दोस्तों तरीका एक ही है, मैंने आपको क्या बताया, कोरिलेसिस इफेक्ट। यानी कि जब इसमें कोरिलेसिस फोर्स लगती है, ठीक है, जो धरती के घूमने से जो फोर्स लगती है, जैसे आप अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगे तो काउंटर क्लॉकवाइज लगेगी। ठीक है, राइट की ओर लगेगी, और अगर आप जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में होगे तो लेफ्ट की ओर लगेगी, क्लॉकवाइज लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बस वही जो कोरिलेसिस फोर्स होती है ना, वो इसको घुमाना स्टार्ट कर देती है, तो बस बन गया साइक्लोन। इतना आसान फॉर्मूला है। अब बस इसको जो है एक बार हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक मैंने कल आपको बताया था मिड लैटिट्यूड या टेम्परेट साइक्लोन, या जिसको आप एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हो। एक दोस्तों होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो दो प्रकार के साइक्लोन होते हैं। एक तो नाम मैंने क्या बताया, इनके कई नाम हैं, दूसरे वाले कई नाम है। एक तो मिड लैटिट्यूड, और चाहे उसको कह लो आप एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या उसको आप कह लो फ्रंटल साइक्लोन, ये एक ही नाम है। ठीक है, फिर जो दूसरा साइक्लोन होता है उसका नाम ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। ठीक है, वो बीचों बीच में बनता है। तो चलिए देख लेते हैं, दोनों में दोस्तों डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार UPSC परीक्षाओं में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों साइक्लोन की फोटो तो आप थिंक आपने देख ली होगी। ठीक है, और ये देखिए इसे बनता है, इसे देखो 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 देखो। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, अलग अलग दुनिया में अलग अलग नाम जो है साइक्लोन के रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे आप इंडियन ओशियन में देखोगे तो इसका नाम क्या रखा है, साइक्लोन रखा है। ठीक है, साइक्लोन ही हम लोग कहते हैं प्यार से। ठीक है, और इधर अगर जाओगे पैसिफिक में, ठीक है, तो यहाँ पे इनका नाम क्या है, इधर जैसे ये वाली जो कोस्ट है, ये जो चाइना के इधर वाली जो कोस्ट है, उस पर देखो साइक्लोन का क्या नाम रखा है, टाइफून रख दिया है। ठीक है, तो टाइफून चाइना की कोस्ट के उधर जो है आपको मिलेगा टाइफून।
फिर ये जो है हरिकेन कहाँ मिलेगा, तो हरिकेन दोस्तों आपको नाम मिलेगा ये मिलेगा आपको अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। अटलांटिक में जो आ रहा है उसका नाम हरिकेन होता है, हरिकेन, ठीक है। फिर जो आपका ये अमेरिका की इधर तरफ कोस्ट पे जो आपको मिलता है इसको भी जो है हरिकेन हम कहते हैं। तो दोस्तों अलग अलग नाम होते हैं, कहीं हरिकेन होता है, कहीं टाइफून होता है, कहीं साइक्लोन होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर ये क्या है, ठीक है, ये साइक्लोन जो है मार्स की साइक्लोन की फ़ोटो है, ठीक है। मार्स पे भी साइक्लोन आता है। दोस्तों फोटो सारी खत्म हो चुकी है, चलिए जो मेन मुद्दे पे आ जाओ। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे होता है टेम्परेट साइक्लोन का। जब मैं टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहा हूँ तो इसके 3 नाम होते हैं, एक तो टेम्परेट साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन और पोलर फ्रंट साइक्लोन, क्योंकि ये पोलर फ्रंट से बनता है। अब अगर आपने फ्रंट वाला चैप्टर अभी परसों नरसों पढ़ाया था वो उसको देखा होगा, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, आप समझ जाओगे इसको, बहुत ईजिली समझ जाओगे, बहुत आसान चीज़ है। देखो होता क्या है कि टेम्परेट साइक्लोन का ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है। देखो साइक्लोन 2 प्रकार के आते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे मान लो ये अगर धरती गोल है, ठीक है, तो एक तो साइक्लोन इधर, एक तो मान लो एक ये इक्वेटर खींच लो इधर, ठीक है, और एक मान लो इधर, तो बस यही 2 साइक्लोन आते हैं, ठीक है। एक जो है यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, इसको कहते हैं मिड लैटिट्यूड, इसको इस वाले क्या कहते हैं, मिड लैटिट्यूड या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, या फिर जो है पोलर फ्रंट साइक्लोन, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो 2 प्रकार के साइक्लोन होते हैं पूरी दुनिया में। चलिए जो है इस पर बात करते हैं एक बार। ये रास्ता है जिंदगी जो हम मिले, पोलर फ्रंट थ्योरी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी कि पोलर फ्रंट थ्योरी हम आपको बताने जा रहे हैं, होता क्या है दोस्तों, वार्म ह्यूमिड जो एयर मास होता है फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स पे कैसा मास होगा आप हमें बताओ। जब मैंने एयर मास आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, ट्रॉपिक पे बताओ कैसा मास होगा। हमें एक बात आप बताओ कि ट्रॉपिक पे भैया यार हमारी शक्ल को काला क्या कर देता है, मनो काला चश्मा लचदाबे तेरे घोड़े पे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जो वार्म ह्यूमिड एयर मास होता है जो ट्रॉपिकल से आता है, ठीक है, ट्रॉपिक से आता है, एक होता है वार्म ह्यूमिड एयर मास जो कहाँ से आ रहा है, ट्रॉपिक से आएगा। अरे सीधी सी बात है, ट्रॉपिक से वार्म ही आएगा, कोई ठंडा थोड़ा ना आएगा। एक चलता है ड्राई कोल्ड एयर मास, ये देखो याद रखो, वो वार्म ह्यूमिड था यार, जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे ह्यूमिड ही होगा, और जो ड्राई से आएगा वो कोल्ड होगा, ड्राई कोल्ड एयर मास पोल से चलता है। ये दोनों ही जो पोल एयर मास हैं, एक पोल से चल रहा है, एक ट्रॉपिक से चल रहा है, ठीक है। ये आपस में क्या होंगे, टकराएंगे आकर के, ठीक है, क्या होंगे, एकदम टकराएंगे आकर के। तो सच कंडीशन अकर ओवर सब ट्रॉपिकल हाई, तो ये कंडीशन कहाँ पे होने वाली है, ये कंडीशन दोस्तों सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे होने वाली है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड अलोंग द ट्रोपोपॉज। ये कहाँ पे कंडीशन होती है, तो ये दोस्तों कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया था, आपको मैं एक बार पोलर बेल्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, पोलर बेल्ट नहीं, प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट। तो प्रेशर बेल्ट जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको 2 टर्म बताए थे, 2 लाइनें बताई थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो एक सेकेंड मैं ओपन कर लेता हूँ प्रेशर बेल्ट विकीपीडिया। तो मैंने आपको वहाँ पे बताई थी सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, एक बताई थी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, अगर आपको याद हो 2 बेल्टें बताई थी मैंने, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ना 30 डिग्री पे, ये सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट थी, जो 30 डिग्री पे आप देख रहे हो, ऊपर देखो बेटा 30 डिग्री पे क्या देख रहे हो, ये है सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। जो 60 डिग्री पे देख रहे हो ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो ये पूरा जो खेल है ये इन्हीं के बीच में हो रहा है, ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और कुछ मिल रहा है तो वो भी दिखाते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई, आगे बढ़ो। तो ये सब कहाँ पे हो रहा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलर लो प्रेशर के बीच में, ठीक है। प्रेशर बेल्ट एंड अलोंग द ट्रोपोपॉज, और सीधी सी बात है कि ट्रोपोपॉज के जो है अलोंग ही होगा, ट्रोपोपॉज मतलब जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर खत्म होता है। द कोल्ड एयर पुश द वार्म एयर अपवर्ड अंडरनीथ। हमें एक बात बताओ, जब कोल्ड एयर और वार्म एयर जब आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको जब फ्रंट वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ बेटा, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कोल्ड एयर होती है, ठीक है, वो चूँकि होती है भारी। कोल्ड एयर भैया कैसी होती है, हमें बता बताओ, कोल्ड एयर कैसी होती है, कोल्ड एयर होती है भारी। तो कोल्ड एयर किसको किसके ऊपर चढ़ा देगी, तो जो वार्म एयर इधर से आ रही होगी ना, उसको क्या करेगी, उसको जो है ये ऐसे यहाँ पे चढ़ा देगी। जैसे मान लो, एक सेकेंड, जैसे मान लो ये, इसको मान लो ये कोल्ड एयर है, ठीक है, और कोल्ड है तो कैसी होगी, कोल्ड ड्राई होगी। ये मान लो ये कैसी है, तो ये मान लो ये कैसी है, ये मान लो वार्म ह्यूमिड है। तो वार्म ह्यूमिड कहाँ से आई होगी, टॉपिक से सर आई होगी,
कोल्ड ड्राई कहाँ से आई होगी, पोलर से आई होगी। तो होता कुछ यूँ हो दोस्तों कि ये वाली जो एयर होती है, ठीक है, ये जब आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो ये जो वार्म वाली होती है ये इसके ऊपर चढ़ जाती है, ये इसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये क्या डेवलप हो जाएगा, फ्रंट भैया डेवलप हो जाएगा। कोल्ड एयर pushes the warm air upward the underneath, thus a void is created because of loosening of pressure. The surrounding air rushed into occupy this void and coupled with the earth's rotation a cyclone is formed with advance with the westerlies। दोस्तों ये आप देख सकते हो कि ये जो है एक के ऊपर एक जो है वो चढ़ गई है, ठीक है, कोल्ड एयर के ऊपर क्या चढ़ गई, वार्म ह्यूमिड एयर जो है चढ़ चुकी है। और जब ये चढ़ जाती है तो यहाँ पे दोस्तों क्या डेवलप हो जाता है, फ्रंट एक डेवलप हो जाता है, ठीक है। यार यहाँ में काला काला क्या कर देता है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रंट डेवलप हो जाता है, और जब फ्रंट डेवलप होता है तो यहाँ पे शुरू हो जाती है पानी बरसना, ठीक है, पानी बरसना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर ये ख़त्म कैसे होता है, मतलब ये तो जो मान लो फ्रंट बन गया, ठीक है, फ्रंट मतलब बैटल ग्राउंड एक बन गया, कोल्ड और वार्म एक दूसरे से टकरा गया, ठीक है। जब टकराने तो क्या बन गया, फ्रंट बन गया। और जब फ्रंट बना तो क्या होता है, इस फ्रंट बनने के प्रोसेस में दोस्तों जब ये जो है धीरे धीरे जो चढ़ता है, ये याद रखिएगा कोल्ड फ्रंट जो कोल्ड एयर मास था उसके ऊपर जो वार्म एयर मास है वो धीरे धीरे चढ़ता है, एकदम नहीं कि एकदम चढ़ गया करके। तो जब ये पूरा जो है उसके ऊपर चढ़ जाता है कोल्ड के ऊपर, तो ये दोनों एक लेयर बन जाती हैं और फिर धीरे धीरे साइक्लोन खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब शुरुआत जब होती है तो एकदम फ्रंट बनता है, ठीक है, बैटल ग्राउंड बन जाता है, फिर धीरे धीरे जब जैसे पूरा ऊपर चढ़ जाता है तो फिर वो एक ही लेयर बन जाती है कोल्ड, ठीक है, तो फिर वो साइक्लोन वहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस प्रकार से कुछ चित्र किया गया है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होता है कि वार्म एयर ब्लोज फ्रॉम द साउथ एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द फ्रंट। आपको पता है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होगा, वार्म एयर कहाँ से आएगी, वार्म एयर दोस्तों नॉर्थन हेमिस्फीयर में कहाँ से आएगी हमें बताओ। अरे ट्रॉपिक्स कहाँ पे होती हैं, तो ट्रॉपिक्स बेटा होती हैं इक्वेटर पे, तो इक्वेटर कहाँ पे है, साउथ से, तो साउथ से आएगी वार्म एयर नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ठीक है। और कोल्ड एयर कहाँ से आएगी, तो कोल्ड एयर बेटा पोलर से आएंगी, तो पोल कहाँ पे है, नॉर्थ में है। When the pressure drops along the front, दोस्तों जब ये फ्रंट बनता है तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और जब प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, लो प्रेशर, वही बात आ गई, लो प्रेशर बन जाएगा तो लो प्रेशर बन जाएगा तो ऑटोमेटिक हवाएं आना स्टार्ट हो जाएंगी। आगे खेल किसका होता है, तो आगे खेल होता है कोलिसिस फोर्स का, कोलिसिस फोर्स को घुमा देगी बिंगैया जैसा, बस बन जाएगा साइक्लोन, ठीक है। व्हेन द प्रेशर ड्रॉप्स अलोंग द फ्रंट, जैसे दोस्तों ये फ्रंट बनता है, ठीक है, दोनों का टकराने से, तो ये क्या होगा, प्रेशर डिक्लाइन हो जाएगा। वार्म एयर मूव्स नॉर्थवर्ड, वार्म एयर कहाँ मूव करेगी, नॉर्थवर्ड मूव करेगी। अ कोल्ड एयर मूव टुवर्ड साउथ सेटिंग इन मोशन एन एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। रट्टा लगा लो बेटा, नॉर्थन हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज ही होता है, ठीक है, या कह लो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में कोलिसिस इफेक्ट के कारण ये कैसा घूमने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज या कह लो काउंटर क्लॉकवाइज। साइक्लोनिक सर्कुलेशन लीड्स टू अ वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन विद अ वार्म फ्रंट एंड अ कोल्ड फ्रंट, और इससे क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन बन जाएगा। एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन और पोलर फ्रंट साइक्लोन एक ही बात होती है, ठीक है। इसको नाम अच्छा एक्स्ट्रा टॉपिकल रखा का है, अरे भैया ये ट्रॉपिकल से ऊपर है ना, तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रख दिया नाम। देयर आर पॉकेट्स ऑफ वार्म एयर आर वार्म सेक्टर वेस्ट बिटवीन द फॉरवर्ड एंड रियर कोल्ड एयर। द वार्म एयर ग्लाइड्स ओवर द कोल्ड, वार्म एयर किसके ऊपर ग्लाइड कर जाती है, कोल्ड एयर के ऊपर। एंड अ सीक्वेंस ऑफ क्लाउड अपीयर ओवर द स्काई अहेड ऑफ द वार्म फ्रंट एंड काज प्रेसिपिटेशन। दोस्तों जब ये वार्म एयर उसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है, तो ऊपर पहुंच जाती है और क्या बन जाता है, फ्रंट बन जाता है, ठीक है, और उससे जो है प्रेसिपिटेशन होती है, बादल बन जाते हैं, ठीक है। द कोल्ड फ्रंट अप्रोच द वार्म एयर फ्रॉम बिहाइंड एंड पुशेस द वार्म एयर एज अप। कोल्ड फ्रंट क्या करेगा, वार्म एयर को अपने ऊपर पुश कर देगा। एज अ रिजल्ट क्यूमुलस क्लाउड यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, कोल्ड फ्रंट के ऊपर क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं। कोल्ड फ्रंट जो है आपको पता होना चाहिए कि बहुत तेज़ी से मूव करेगा, ठीक है। वार्म फ्रंट उतनी तेज़ी से मूव नहीं करेगा और फिर एक दूसरे को ओवरटेक कर देंगे, यानी कि कोल्ड फ्रंट जो है वार्म फ्रंट को अपने ऊपर चढ़ा देगा। द वार्म एयर इज कम्प्लीटली लिफ्टेड अप एंड फ्रंट इज ऑक्लूडेड फ्रंट। दोस्तों जो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो ये कोल्ड फ्रंट होगा ये अपने ऊपर पूरा जो है वार्म एयर को चढ़ा लेगा, तो ये कौन सा फ्रंट बन जाएगा, ऑक्लूडेड फ्रंट। कौन सा फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट वाले में पढ़ाया था। द प्रोसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन बोथ एट द सरफेस एंड अलॉफ्ट आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। सो टेम्परेट साइक्लोन इज इंटेंस फ्रंटोजेनेसिस, यानी कि टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है, फ्रंटोजेनेसिस होता है, फ्रंट बनने से बनता है, ठीक है, ऑक्लूजन टाइप का फ्रंट।
Normally, individual frontal cyclone exists for about 3 to 10 days, moving in a generally west to east direction. मतलब ये बताया जा रहा है कि नॉर्मली जो ये साइक्लोन होते हैं 3 से 10 दिन ही चलते हैं, ठीक है, ये पता होनी चाहिए, और वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। Precise movement of this weather system is controlled by the orientation of polar jet stream in the upper troposphere. आज दोस्तों जेट स्ट्रीम वाला चैप्टर याद करो। मैंने जेट स्ट्रीम में आपको क्या बताया था कि जेट स्ट्रीम का बहुत ज़्यादा रोल ये एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन में भी होता है। तो दोस्तों जेट स्ट्रीम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। जेट स्ट्रीम जो है ये इसको डिटरमाइन करेंगी कि ये जो वेदर सिस्टम यहाँ पे कंट्रोल कैसे होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? पोलर जेट स्ट्रीम। मैंने आपको जेट स्ट्रीम वाले चैप्टर में बताया था कि जेट स्ट्रीम का यहाँ पे रोल होता है, ठीक है, इस साइक्लोन में, ठीक है। तो ये कंट्रोल, इनका प्रभाव जो है इस पर रहता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम का यहाँ प्रभाव रहता है, पोलर जेट स्ट्रीम। मैंने 2 जेट स्ट्रीम आपको बताई थी चैप्टर, इसलिए मैंने वो पहले पढ़ाया था। तो अब देख लीजिए सीजनल अकोरेंस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। सीजनल अकोरेंस कैसा होता है टेम्परेट साइक्लोन का, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए, टेम्परेट साइक्लोन अकर मोस्टली इन विंटर, लेट ऑटम एंड स्प्रिंग। दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं वो कब होते हैं? विंटर में होते हैं, ठीक है, लेट ऑटम में होते हैं। लेट ऑटम का मतलब, बेटा मेरा नाम क्या है, ठीक है, वही, हाँ, तो विंटर में होंगे, ठीक है, लेट ऑटम में होंगे, और स्प्रिंग में होते हैं। दे आर जनरली एसोसिएटेड विद रेन स्टॉर्म एंड क्लाउडी वेदर। ड्यूरिंग समर ऑल द पार्ट्स ऑफ टेम्परेट साइक्लोन शिफ्ट नॉर्थवर्ड, यानी कि जितना भी टेम्परेट साइक्लोन का जो पार्ट होता है समर में वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। समर में सीधी सी बात नॉर्थ ही शिफ्ट होगा। देखो जब समर की बात की जाती है, समर साउथ में भी हो सकती है, लेकिन जब भी इसे बात की जाए नॉर्मली तो आप मान के चला करो कि नॉर्थ की बात हो रही है, ठीक है। नॉर्थ वालों ने अपने लिए बना लिया है, मतलब जब नॉर्मली बात हो रही है तो समझ लो नॉर्थ की बात हो रही है। एंड देयर आर ओनली फ्यू टेम्परेट साइक्लोन ओवर सब ट्रॉपिक एंड द वार्म टेम्परेट जोन, although a high concentration of storms occur over बेरिंग स्ट्रेट। इनकी हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे होती है? बेरिंग स्ट्रेट एंड रसिया आर्कटिक एंड सब आर्कटिक जोन में, ठीक है। सब ट्रॉपिक्स पे उतने साइक्लोन नहीं आते हैं, ठीक है, सब ट्रॉपिक्स पे और वार्म टेम्परेट जोन पे। डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेट साइक्लोन का देख लो, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूएसए एंड कनाडा, एक्सटेंडेड ओवर सीरा नवाड़ा, कोलोराडो, ईस्टर्न कैनेडियन, रॉकीज एंड ग्रेट लेक्स रीजन। द बेल्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम आइसलैंड टू Barents Sea and continue over Russia and Siberia. Winter storms over Baltic Sea. Mediterranean basin extending up to Russia and even up to India in winters called Western Disturbance and the Antarctic Frontal Zone. दोस्तों जो है मेडिटेरियन बेसिन से जो मैंने आपको बताया, जब मैं आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये इस बात को याद कर लीजिएगा कि मेडिटेरियन बेसिन का इफेक्ट हमारे यहाँ इंडिया में भी देखने को मिलता है, ठीक है। जो अक्टूबर तरफ आपको, मतलब नहीं, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है ना, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सीधा संबंध मेडिटेरियन सी से होता है, ठीक है। और ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसको हम कब पढ़ाएंगे? इसको हम तब पढ़ाएंगे जब इंडियन मानसून दोस्तों मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। इंडियन मानसून ऐसा हमने पढ़ा नहीं हुआ यूट्यूब पे, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा लेक्चर इंडियन मानसून का, ठीक है। वही लोली पोछा आंदोलन पढ़ाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि इंडियन मानसून होता क्या है, ठीक है। तो मेडिटेरियन बेसिन से जो है ये मतलब इतनी जगह पे फैला होता है, ठीक है, मतलब यहाँ आता है, ठीक है। अब जो है इसकी शेप और साइज़ की बात कर लो तो टेम्परेट साइक्लोन भैया जो है आसिमेट्रिकल होते हैं और इनका शेप कैसा होता है? एक इन्वर्टेड वी की तरीके से होता है। आसिमेट्रिकल होते हैं और इनका शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड वी, उल्टी वी। अरे इनका शकल देख लो तुम यार, पहले शकल कहीं मिलेगा देखने को? ये देखो उल्टी वी लग रही है, ये सीधी वी है, इन्वर्टेड वी है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ऐसा। शकल देख ली। ये स्ट्रेच करते हैं 500 से 600 किलोमीटर में। दे में स्प्रेड ओवर 2500 किलोमीटर ओवर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये 2500 किलोमीटर तक जो है फैल सकते हैं, और जब ये फैलेंगे तो कैसे फैलेंगे उसको दोस्तों हम पोलर वर्टेक्स के नाम से अभी बताएंगे। अभी आपको बताएंगे पोलर वर्टेक्स क्या होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये जब 2500 किलोमीटर बहुत बड़े एरिया में फैल जाए तो इसको हम पोलर वर्टेक्स के नाम से जो है एक नया फिनोमेना होता है, उसको हम जानेंगे, अभी बताएंगे, ठीक है। पोलर वर्टेक्स, इसको याद कर लो। दे हैव अ हाइट ऑफ 8 to 11 किलोमीटर, इतनी की हाइट होती है। विंड वेलोसिटी, विंड स्ट्रेंथ इज मोर इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पोर्शन। दोस्तों ईस्टर्न और साउथर्न पोर्शन में जो है इनकी विंड जो है वो तेज होती है। मोर ओवर नॉर्थ अमेरिका कंपेयर टू यूरोप, यानी कि नॉर्थ अमेरिका तरफ जो है ज़्यादा इनकी विंड स्पीड होगी और यूरोप की तरफ उतनी नहीं होगी कंपेयर में। द विंड वेलोसिटी इंक्रीजेड विंड विद द अप्रोच बट डिक्रीजेड आफ्टर द साइक्लोन एज पास्ट। सीधी सी बात है, जब साइक्लोन बढ़ रहा होगा, मतलब बन रहा होगा, तब जो है विंड बढ़ेगी, और जब कट रहा होगा, मतलब खत्म हो रहा होगा, तो घट जाएगी। ये तो बच्चा भी बता सकता है। आगे बात कर लो।
ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट देख लो। जेट स्ट्रीम दोस्तों इसका बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं टेम्परेट साइक्लोन में। जेट स्ट्रीम जो है इसके पाथ को भी इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। सिंस दिस साइक्लोन मूव विद वेस्टर्लीज, ये दोस्तों वेस्टर्लीज के साथ मूव करते हैं, इसलिए इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, ईस्ट से वेस्ट की ओर होगी। कैसी होगी, ईस्ट से वेस्ट। अरे भैया वेस्टर्लीज वेस्ट की ओर जा रही हैं तो ईस्ट ही तो वेस्ट की ओर जाएंगी। अगर पिछले लेक्चर देखोगे तो कनेक्ट कर जाओगे तुरंत, ठीक है। तो ये जेट स्ट्रीम से इनका ताल्लुक होता है। इफ़ द स्टॉर्म फॉर्म इज ईस्ट वेस्ट द सेंटर मूव्स स्विफ्टली ईस्टवर्ड्स। अगर जो स्टॉर्म बना है फ्रंट से, अगर वो ईस्ट से वेस्ट है, ठीक है, तो सेंटर किस ओर मूव करेगा, वो ईस्ट वार्ड मूव करेगा। ईस्ट वार्ड जो है सेंटर मूव करेगा। इफ़ द स्टॉर्म फ्रंट इज डायरेक्टेड नॉर्थ वार्ड, अगर जो है स्टॉर्म जो है उसका फ्रंट अगर वो नॉर्थ वार्ड की डायरेक्शन में है तो उसका सेंटर किधर मूव करेगा, तो नॉर्थ की ओर मूव करेगा। बट आफ्टर 2 और 3 डे द प्रेशर डिफरेंस डिक्लाइन एंड द साइक्लोन डिसिपेट्स। और धीरे धीरे जो है प्रेशर डिक्लाइन होता है और वो जो है साइक्लोन कैसा होता है, डिसिपेट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बात याद कर लीजिएगा कि अगर स्टॉर्म जो है ईस्ट वेस्ट फ्रंट में बनना हो, ठीक है, तो सेंटर मूव करता है ईस्ट वार्ड में, ठीक है। अगर जो है स्टॉर्म जो है वो डायरेक्टेड हो नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन में तो सेंटर मूव करता है नॉर्थ की ओर। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। इन द केस द स्टॉर्म फ्रंट इज डायरेक्टेड साउथ वार्ड, अगर स्टॉर्म जो है वो साउथ वार्ड डायरेक्शन में है तो सेंटर किधर मूव करेगा, वो तो जो है सेंटर मूव करेगा क्वाइट डीप साउथ वार्ड इवन अप टू मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। ये ऊपर की बात हो रही है ना, तो मेडिटेरियन रीजन थोड़ा नीचे पड़ता है, तो मेडिटेरियन रीजन की ओर, ठीक है। और मतलब कितने नीचे आ गया आप समझिए ना, मेडिटेरियन रीजन कहाँ पड़ता है और कहाँ पे साइक्लोन, ऊपर चलते हैं, ठीक है। ऊपर मतलब ऊपर की बात कर रहा हूँ हायर लेटीट्यूड पे, तो मेडिटेरियन तक आ जाता है, इतना डीप आ जाता है। सम टाइम काजिंग द मेडिटेरियन साइक्लोन आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और जब मेडिटेरियन तक दोस्तों आता है तो वहाँ पे क्या पैदा होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैदा होता है। और उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो इफेक्ट है वो भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे इस बार दोस्तों जब 2026 में आपने देखा था कि गर्मी बहुत लेट स्टार्ट हुई थी, तो उसका पीछे दोस्तों कारण वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही होता है, समझ रहे हो। हाँ, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है इसके पीछे सीधा रीजन, ठीक है। तो मेडिटेरियन तक जब आ जाता है, ठीक है, तो उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। इंडियन मानसून में डिटेल में पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर देख लो, नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर इज द कोल्ड सेक्टर एंड द नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर इज द वार्म सेक्टर। ये सब सबका ही पता है, ठीक है। कोल्ड एयर मास जो है वो नॉर्थ की ओर चला जाता है एंड वार्म एयर मास साउथ की ओर चला जाता है। साउथ की ओर चला नहीं जाता है, जो वार्म एयर मास होता है वो साउथ से आता है और कोल्ड एयर मास नॉर्थ से आता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और एक दूसरे के अगेंस्ट जो है पुश करता है और रोटेट करना स्टार्ट कर देता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और यही चीज़ें होती हैं। अब एसोसिएटेड वेदर देख लो, तो वेदर दोस्तों कैसा होता है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर में फॉल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक हालो बन जाता है अराउंड द सन एंड मून, ठीक है, और साइरस क्लाउड बनते हैं, ठीक है, जो ढक लेते हैं, ठीक है। साइरस क्लाउड क्या कर लेते हैं, एक हालो ऐसा, मतलब हालो दोस्तों ऐसा होता है जैसे तुमने भगवान गॉड के पीछे नहीं देखा होगा, एक शक्ति इसी पीछे लगती है कि मतलब चमक रहा होता है कुछ पीछे, ठीक है, तो उसी को हम हालो कहते हैं, ठीक है, उसी को हालो कहते हैं। अरे यार कल्चर पढ़े होगा तो बताया गया होगा, हालो कहते हैं। तो इसे जो है मान लो कि सन और मून के आसपास क्या होता है कि साइरस क्लाउड आ जाते हैं सामने, तो एक हालो बन जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि बस एकदम असीम कृपा बरस रही है सूर्य देवता की, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो दिखाते हैं, देख लो देख लो देख लो, चलो दिखा देते हैं तुम्हें। ये रास्ता है जिंदगी, जो गम गए वो कुछ नहीं। ये दोस्तों हालो है, देख लिया, मिल गई शांति। चलो आगे बढ़ो। अ लाइट ड्रिजल फॉलोज विच टर्न्स इनटू अ हैवी डाउनपोर। दोस्तों एक लाइट ड्रिजल, हल्की जो है ड्रिजल होती है। ड्रिजल क्या होता है तो मैंने कल ही इसीलिए पढ़ाया था, मुझे पता था कि आज आने वाला है, ठीक है। तो हल्की सी ड्रिजल होती है जो हैवी डाउनपोर में भी बदल सकती है, ठीक है। और ये जो है कंडीशन कैसे कैसे बदलती हैं, कंडीशन दोस्तों ये वार्म फ्रंट के जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे कंडीशन बदलती जाती हैं, ठीक है। वार्म जो फ्रंट होता है ना, rainfall stops and clear weather prevails until the cold front of anti-cyclone characters arrive, which cause a fall in temperature, bring cloudiness and rain and thunder। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब दोस्तों वो दोनों आपस में टकराते हैं तो एकदम टेम्परेचर में ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, और फ्रंट डेवलप हो जाते हैं, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। और जब लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा हवाएं आने लगेंगी, ठीक है, और जो है बादल बादल बन के जो है बरसने लगते हैं।
जब टकराएंगे ना तब जो है एकदम क्या होगा, तब जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और जब बंद होने वाला होगा साइक्लोन, तब जो है टेम्परेचर में ड्रॉप आएगा, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा, जब स्टॉप होने वाला होगा तब टेम्परेचर में ड्रॉप आएगा, क्योंकि जब टकराएंगे तब तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो पानी बरसेगा, तभी तो जो है वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बनेगी। Temperate cyclone experience more rainfall when there is slower movement and a marked difference in rainfall and temperature between the front and rear of the cyclone। तो दोस्तों जब स्लो मूवमेंट होता है, स्लो, तब दोस्तों जो है बहुत ज़्यादा जो है रेनफॉल होती है स्लो मूवमेंट में, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है कि रेनफॉल और टेम्परेचर जो है फ्रंट और रियर ऑफ द जो साइक्लोन है उसके बीच में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे साइक्लोन अक्सर जो है एंटी साइक्लोन से जो है अकम्पनीड होते हैं, तो ये चीज़ आपको पल्ले पड़ी। अब हम दोस्तों कुछ आपको एक्स्ट्रा बातें बताते हैं ये टेम्परेट साइक्लोन से रिलेटेड। तो एक्स्ट्रा बातें जो है आप अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, उसमें जो है थोड़ा सा नोट करना स्टार्ट कीजिए। मैं टेम्परेट साइक्लोन की कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको आप एक बार नोट करना भी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। आप लिखिए टेम्परेट साइक्लोन की एक्स्ट्रा बातें। तो दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन ये जो है मिड लैटिट्यूड में होता है, बहुत हेमिस्फीयर में, ठीक है। दोनों हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये पोलर फ्रंट के जो है अलॉन्ग होता है, पोलर फ्रंट के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आइसलैंडिक और जो एल्यूटियन सब पोलर लो प्रेशर एरिया है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, वहाँ पे आपको देखने मिलता है, ठीक है। 3 से 10 दिन जो है रहता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। और आपको पता है कि जब जो है वार्म ट्रॉपिकल एयर मास जो ह्यूमिड है और जो ड्राई पोलर एयर मास आपस में टकराते हैं तो इससे फ्रंट बनता है। फ्रंट एक डिसकंटिन्यूटी का जोन होता है जहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड कुछ इस प्रकार से दोस्तों हो जाती हैं कि वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो डिक्लाइन हो जाता है और उससे इंस्टेबिलिटी का रेट हो जाती है। तो आसपास से जो हवाएं होती हैं वहाँ पे आती हैं और वहाँ पे जो है साइक्लोन बनाना स्टार्ट कर देती हैं। और रोटेट कैसे स्टार्ट करती हैं, देखो हवाएँ आ गई तो रोटेशन कैसे स्टार्ट होगा, ये दोस्तों रोटेशन स्टार्ट होगा कोरियोलिसिस फोर्स से, ठीक है। तो ये पोलर फ्रंट थ्योरी आखिर दी किसने थी, तो दोस्तों ये थ्योरी जो दी थी वो दी थी वी बजर्कनेस ने, ठीक है। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये थ्योरी देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बी बजर्कनेस, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये थ्योरी दी थी बी बजर्कनेस ने, ठीक है। इनका नाम ये है वी बजर्कनेस। कब दी थी, तो इन्होंने दी थी 1918 में। 1918 में जो है इन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। इन्होंने ये पोलर फ्रंट थ्योरी दी थी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, ऐसे फैक्चुअल है, बाई चांस कोई वनडे एग्जाम में पूछ दे, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी में काम आएगा। तो इन्होंने दी थी 1918 में। और ठीक है, तो फाइनल स्टेज में क्या होता है आकुलेंट फ्रंट जो बना था, आकुलेटेड जो फ्रंट बना था वो दोस्तों एलिमिनेट जब हो जाता है तो अल्टीमेटली साइक्लोन जो है मर जाता है, ठीक है। इसको हम फ्रंटोलाइसिस कहते हैं, जब साइक्लोन मर जाएगा। आकुलेटेड फ्रंट बनता कैसे है, जब जो है कोल्ड जो एयर मास था वो वार्म एयर मास को अपने ऊपर ले लेता है तो वो आकुलेटेड फ्रंट बन जाता है, ठीक है। और आपको पता है कोल्ड फ्रंट फास्ट मूव करता है, फास्ट रेट पे इन कंपेरिजन टू वार्म फ्रंट, ठीक है। क्योंकि भैया कोल्ड जो फ्रंट होता है वो तेज क्यों मूव करेगा, मैं एक बात बताऊँ, कॉम्पैक्ट है ना, मजबूत है ना, आस पास उसके जो एटम होंगे वो पास पास होंगे, समझ रहे हो, इसीलिए कोल्ड फ्रंट तेज मूव करता है। जो वार्म वाला है वो सब तितर बितर, तो फिर जो है उसको संभाल रहा, वो कह रहा भैया हमारे साथ चलो, वो कह रहा नहीं हमारे साथ चलो, वो कह रहा, ठीक है। तो ऐसे अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं टेम्परेट साइक्लोन की, उनको जो एक बार आप अपनी डायरी में जो है नोट कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों ये होती हैं कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नोट कर लो, पता ही होगा, बता चुके हैं। टेम्परेट साइक्लोन दोस्तों इसकी विद वाइड ये कितना चौड़ा हो सकता है, तो टेम्परेट साइक्लोन दोस्तों जो है, टेम्परेट साइक्लोन मैं इसको बताऊँ एक सेकेंड, ये 1600 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है, वाइड हो सकता है,
ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन कितना वाइड हो सकता है? 1600 किलोमीटर टेम्परेट साइक्लोन। ये रास्ता है जिंदगी। आइजोबार दोस्तों जो है, टेम्परेट जो साइक्लोन होता है उसमें आइजोबार कैसे होते हैं? तो टेम्परेट साइक्लोन में दोस्तों मैं आपको बताऊं, टेम्परेट साइक्लोन में आइजोबार कैसे होंगे? टेम्परेट साइक्लोन में आइजोबार कैसे होंगे? इलिप्टिकल होंगे शेप में। शेप में कैसे होंगे? इलिप्टिकल। और वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम का तो प्रभाव रहता ही है ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन पे। कोल्ड एयर मास दोस्तों फास्ट मूव करता है वार्म एयर मास के, ये तो बता ही चुका हूँ। साइक्लोन दोस्तों 5 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है, पर आवर की जेंटल पेस से जो है चलता है। 5 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है मूव करता है, ठीक है, चलता है। इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो 3 से 10 दिन होती है, मैक्सिमम 15 से 20 दिन जा सकता है। ये दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिपिटेशन के लिए, जो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन से दोस्तों जो है फ्लडिंग हाई प्रेसिपिटेशन के कारण जो है हो सकती है, ठीक है। और साइरस क्लाउड जो है बनते हैं, साइरस क्लाउड बनते हैं, ठीक है। सन के आसपास हालो बन जाता है और एयर प्रेशर तो डिक्रीज करेगा तभी तो साइक्लोन बनेगा। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड भी बनते हैं, ठीक है, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड भी बनते हैं। और टेम्परेचर जो है इसमें इंक्रीज होता है सडनली व्हेन द साइक्लोन कम्स वेरी क्लोज टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब बहुत ही क्लोज आ जाता है। मैंने क्या बताया, जब भैया क्लोज आएगा तभी तो टेम्परेचर, जब साइक्लोन मरने वाला होगा तब टेम्परेचर घटेगा। बादल कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है, थिक हो जाता है, लो क्लाउड हो जाता है। और कौन से बादल बनते हैं जब ये दोनों आपस में टकराते हैं? निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है, निम्बो स्ट्रेटस। बादल कैसे हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। सन जो है बहुत समय तक विजिबल नहीं होता है, ठीक है। फॉगी एयर हो जाती है, जो वार्म फ्रंट वाले जो जहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है, एयर कैसी हो जाती है? फॉग टाइप का। पुअर विजिबिलिटी हो जाती है, सन जो है विजिबल नहीं होता है, ठीक है। और जब ये फ्रंट बनता है तो दोस्तों निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड बनते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन भी धीमे धीमे होता है क्योंकि जो वार्म फ्रंट है, जो पोलर फ्रंट है, उसके ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है ना, तो प्रेसिपिटेशन धीरे धीरे ही जो है ग्रेजुअली होती है, एकदम नहीं हो जाती है, लेकिन लंबे समय तक प्रेसिपिटेशन होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और विंटर में दोस्तों स्लीट भी बरस सकती है। स्लीट कल मैंने बताया था, स्लीट मतलब फ्रोजन जो है रेन ड्रॉप्स जो होती हैं, ठीक है। अक्लूडेड फ्रंट बता ही चुका हूँ। थंडर और लाइटनिंग जो है कंटिन्यू रहती है, ये भी याद रखिएगा। और थंडर और लाइटनिंग जब दोस्तों स्टार्ट हो जाए ना, जब थंडर और लाइटनिंग जो है, अरे सीधी सी बात है, देखो सबसे पहले तो फ्रंट बना होगा, एकदम थोड़ी ना उसके ऊपर चढ़ गया होगा। आप पहले एक बात समझो, ये दोस्तों एकदम तो चढ़ नहीं गया होगा, पहले यहाँ पे इसे फ्रंट बना होगा, फिर ये इसके ऊपर चढ़ा होगा, ठीक है। जब ये दोस्तों अपलिफ्ट हो जाता है ना इसके ऊपर, ठीक है, जब ये कांटेक्ट अपना ग्राउंड से छोड़ देता है, आप समझिए ना, ये यहाँ पे भैया वार्म ह्यूमिड जो फ्रंट था, इसका कांटेक्ट ग्राउंड के साथ था, माना कि इसके साथ फ्रंट बना रहा था, तब तक जो है बढ़िया से चल रहा था साइक्लोन। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे वार्म जो ह्यूमिड ये फ्रंट है, ये इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा। जब दोस्तों ये पूरी तरीके से कंप्लीटली चढ़ जाएगा कोल्ड और ड्राई फ्रंट के ऊपर, तब क्या होगा कि इसका कंटेक्ट ज़मीन से टूट चुका है। तब दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे क्या स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट होंगे थंडर और लाइटनिंग। और मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया है कि जब ये कोल्ड ड्राई एयर के ऊपर जब है पूरा वार्म ह्यूमिड जो ये मास है जब पूरा आ जाएगा, तब दोस्तों वहीं पे जो है साइक्लोन के बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और फिर ये दोनों मास एक दूसरे से भाई बहन बन जाते हैं और फिर जो है ये बंद हो जाता है मामला, समझ रहे? तो ये जैसे इसके ऊपर चढ़ा पूरा, वहीं पे थंडर और लाइटनिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो है साइक्लोन का अंत आ चुका होता है जब ये पूरा वार्म ह्यूमिड जो है वो कांटेक्ट छोड़ देता है धरती से, ठीक है, पूरा उसके ऊपर जब चढ़ जाता है, ठीक है। तो जितना भी प्रोसेस ये चल रहा है, ये तभी तक चल रहा है जब वो नीचे था, ठीक है, और आपस में फ्रंट बना रहा था आमने सामने। लेकिन जैसे ही पूरा उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर जो है लाइटनिंग होती है, थंडर होता है, जिसका मतलब है कि साइक्लोन बेटा खत्म होने वाला है, ठीक है।
तो टेम्परेट साइक्लोन भैया कहाँ पे होते हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हायर लेटीट्यूड में होते हैं। हायर मतलब जैसे 30 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में, जैसे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, और 30 डिग्री से 70 डिग्री मैंने रफली बताया है, ठीक है। कुछ ट्रैक्स ऐसे होते हैं जो 35 से 60 डिग्री के बीच में भी गिर सकते हैं, 35 से 60 डिग्री। जबकि नॉर्थ अटलांटिक देखोगे तो वहाँ पे जो है आपको 60 डिग्री से 72 डिग्री तक जा सकता है, ठीक है। साउथर्न हेमिस्फीयर की बात कर लो तो यहाँ पे जो है आपको शार्प पीक मिलेगी देखने को, कितनी, ये यहाँ पे जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है यहाँ पे 50 डिग्री से 60 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलते हैं, साउथ लेटीट्यूड में 50 से 60 डिग्री, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। और ये बहुत रेगुलरली हो सकते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, सीधी बात, वहाँ पे लैंड और बाउंड ओशियन दोनों है। और जो स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम मतलब 60 डिग्री इन समर एंड 50 डिग्री इन विंटर, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम है लैटिट्यूड का। और ये 10 डिग्री का जो डिफरेंस है ना, ये सीजनल शिफ्ट के कारण है प्रेशर बेल्ट में। मैंने क्या बताया, जो स्ट्रॉन्ग जो फ्रिक्वेंसी का जो है, मैंने क्या बताया आपको कि स्ट्रॉन्ग जो मैक्सिमम है फ्रिक्वेंसी का वो होता है टेम्परेट साइक्लोन का 60 डिग्री समर में, ठीक है, और 50 डिग्री विंटर में, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये 10 डिग्री का जो शिफ्ट है ये सीजनल शिफ्ट के कारण होता है, ठीक है। तो समर में दोस्तों जो है मैंने क्या बताया 60 डिग्री रहता है ना समर में, और 50 डिग्री हो जाता है विंटर में। हालांकि ऐसा कभी पूछेगा नहीं, बस आप ऐसे डायरी में लिख लो, नोट्स तरीके से बना लो जो मैं बोल रहा हूँ। साउथर्न हेमिस्फीयर में बात की जाए तो बेल्ट जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन की जो है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस होती है, वहाँ पे जो है ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है 50 डिग्री 60 डिग्री समर और नॉर्थ का, समर और विंटर का ऐसा जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में देखने क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे भैया लैंड और ओशियन है ही नहीं, पूरा ओशियन ही ओशियन है, तो वहाँ पे सब ये कंटिन्यूअस मिलता है, ठीक है। ये बात समझा भाई। अब दोस्तों हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो अब देखिए दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, अब हम जा रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की ओर। तो दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक सेकंड में दिखा लूँ, ट्रॉपिकल कहाँ गया, ये है दोस्तों टेम्परेट कंपैरिजन। अब हम कंपैरिजन देखने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन के बीच में। दोस्तों एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन का। देखिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसकी ओरिजिन कैसी होती है, थर्मल ओरिजिन होती है, ठीक है। कैसी ओरिजिन होती है भैया, थर्मल ओरिजिन होती है। टेम्परेट साइक्लोन कैसा होता है, टेम्परेट साइक्लोन की जो ओरिजिन होती है वो डायनेमिक ओरिजिन होती है, यानी कि कोरियोलिस फोर्स भी जिम्मेदार होती हैं और मूवमेंट ऑफ एयर मास भी जिम्मेदार होता है। अरे भैया अभी बताया कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन थर्मल ओरिजिन होता है ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन दोस्तों ये जो है कन्फाइंड होता है 30 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, चाहे जहाँ बात कर लो, ट्रॉपिकल 30 डिग्री से 10 डिग्री। और ये जो टेम्परेट होता है ये कहाँ पे होता है, टेम्परेट भैया ये देखो कोई लैटिट्यूड जो है ये हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन ऐसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा, आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लो, बस उतना पर्याप्त है। ये 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो है कन्फाइन मिलेगा, और ये जब बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रास्ट ज़्यादा है। अरे भैया लैंड ओशियन है ना बाउंड्री। फ्रंटल सिस्टम देख लो, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं यहाँ पे फ्रंटल सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है फ्रंटल सिस्टम देखने को मिलेगा, फेंटोजेनेसिस से ही तो ये बनते हैं टेम्परेट साइक्लोन। फार्मेशन देख लो, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की फार्मेशन कैसी होगी, ये जो है ये सिर्फ जो है आपको सी पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो आपको सिर्फ सी पे मिलते हैं, सी पे, ठीक है। और इनका टेम्परेचर जो है 26 से 27 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे ही लैंड पे पहुंचते हैं वैसे ही डिसिपेट हो जाते हैं, कौन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये अगर आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये वो वैसे बनते हैं जब नहीं एडियाबेटिक लैप्स रेट वाला मैंने आपको बताया था कि प्रेशर वहाँ पे नीचे डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, हवा में उठना स्टार्ट हो जाती हैं और
दरअसल ये बनते कैसे हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन का मैंने आपको एक बार ये कहानी बता चुका हूँ पूरी। होता है दोस्तों कुछ यूँ है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसमें दोस्तों होता है यूँ है कि जो हवाएं होती हैं, ठीक है, यहाँ पे वार्म मॉइस्ट जो एयर होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। जब ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जब ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे बनते हैं दोस्तों बादल। यहाँ पे क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। और जब यहाँ पे बादल बनते हैं तो होता कुछ यूँ है कि यहाँ से रिलीज क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अरे भाई साहब, जब यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी बढ़ेगी, तो गर्मी से जो है ये पानी ऊपर उठेगा। जब ये पानी ऊपर उठेगा तो ये दोस्तों ऊपर जा कर के ठंडा होगा, जा कर के नीचे था गर्मी थी, ऊपर गया ठंडा हो गया। जब ऊपर ठंडा होगा जाकर तो ये बादल फॉर्म कर लेगा। जब बादल बना लेगा तो इससे रिलीज होगी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगी तो यहाँ पे जो है क्या बढ़ेगी? गर्मी बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले नीचे क्या बन चुका है? लो प्रेशर। जब नीचे लो प्रेशर बन चुका है तो आसपास से जो हवाएं होंगी वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगी। जब यहाँ पे हवाएं आना स्टार्ट हो जाएंगी तो लो प्रेशर में एकदम हवाएं एकदम चारों ओर से आना स्टार्ट हो जाएंगी। ऊपर से लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज हो रहा है। तो हमें एक बात बताओ, ये गर्मी और नीचे बढ़ाएगा जाकर के, जिससे और हवाएं नीचे आएंगी और कोलियोसिस फोर्स के इफेक्ट में आकर के ये घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये कब समाप्त हो जाता है? जब ये जो है टकराता जा करके किसी लैंड से, तो ये जो है समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ सी में ही फिनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है, सी में ही देखने को मिलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये सिर्फ सी में मिलता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। 26 डिग्री से 27 डिग्री इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और लैंड पे पहुँचते ही डिसिपेट हो जाता है। ये सी और लैंड दोनों पे हो सकता है टेम्परेट साइक्लोन। सीजन क्या रहता है? ये सीजनल होता है। जैसे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है सीजनल होता है, लेट समर में मिलेगा, अक्टूबर से दिसंबर के नहीं, अक्टूबर से अगस्त के बीच में। जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ये इरेगुलर होता है, ठीक है। कुछ समर में आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, कब? विंटर में, ठीक है। समर में कुछ ही आएंगे, विंटर में ज़्यादा आते हैं। साइज कैसी होती है? तो साइज जो है इसकी 100 से 500 किलोमीटर तक होती है डायमीटर में, और इसकी स्ट्रेंथ जो है साइक्लोन के हिसाब से वेरी करती है, वो तो सबकी करती है। जनरली हम बात करते हैं, इसका जो कवरेज होता है एरिया का वो 300 से 2000 किलोमीटर तक जो है डायमीटर में जाता है टेम्परेट साइक्लोन का। और फिर रीजन टू रीजन तो वेरी करते हैं, यानी कि कुल मिला के टेम्परेट का जो एरिया होता है ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये कैसा होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये इलिप्टिकल होता है। ट्रॉपिकल कैसा होगा? इलिप्टिकल। ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो, ये ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसा होता है? तो ये इलिप्टिकल होता है, ठीक है। और टेम्परेट कैसा होता है? टेम्परेट होता है वी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बी के जैसे होता है, ठीक है। इन्वर्टेड बी। और ट्रॉपिकल कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है। रेनफॉल तो इसमें हैवी होती है, लेकिन जो है इसमें बहुत समय तक नहीं होती है। टेम्परेट में मैंने आपको बताया कि स्लो होती है लेकिन बहुत समय तक चलती है। विंड वेलोसिटी की बात की जाए तो ट्रॉपिकल में ज़्यादा होती है, टेम्परेट में कम होती है। लेकिन टेम्परेट में जो है, टेम्परेट में हवाएं चूँकि कम तेज़ी से चलती हैं तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्शन जो होता है वो फ्लडिंग की वजह से होता है, क्योंकि पानी ज़्यादा बरसता है, ठीक है। विंड की वजह से नहीं होता है, फ्लडिंग की वजह से। अब यूपीएससी पता है इसे पूछ देगा तुमसे कि टेम्परेट साइक्लोन में डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है विंड की वजह से, और तुम टक्का तुरंत मार दोगे, समझ रहे हो? तो ऐसे फांसेगा तुम्हें। मैंने क्या कहीं पे ये बोल दिया है कि पोलर जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ये इलिप्टिकल होता है? मैंने क्या ये कहीं पे बोला है? अगर बोला है तो उसको थोड़ा सा सुधार लेना, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं पे बोला है कि टेम्परेट जो साइक्लोन है वो इलिप्टिकल होता है, या मुझे कोई भ्रम है, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन इलिप्टिकल होता है, टेम्परेट इन्वर्टेड बी की शेप में होता है, ठीक है। आइसोबार जो होते हैं ये जो है प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे बहुत ही स्टीप होता है, ठीक है। कंप्लीट सर्कल बनाता है आइसोबार ट्रॉपिकल साइक्लोन में, और यहाँ पे जो आइसोबार होते हैं वो वी शेप में होते हैं, और प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे लो होता है। लाइफ टाइम की अगर हम बात की जाए तो ये बहुत समय तक जो है नहीं रुकता है, ये दोस्तों बहुत समय तक रुकता है जो टेम्परेट वाला होता है। पाथ की अगर बात कर लो तो ये ईस्ट से वेस्ट चलता है, और जो टेम्परेट वाला होता है ये वेस्ट से ईस्ट चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेस्टर्न लीज का प्रभाव है, जेट स्ट्रीम का प्रभाव है, ठीक है। और यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की ओर चलता है, ठीक है। और मैंने आपको अगर बहुत ध्यान से अगर मेरा कल वाला लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि
ये नॉर्थ की ओर टर्न हो जाता है 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक है, एंड वेस्ट की ओर टिल्ट हो जाता है 30 डिग्री लैटिट्यूड पे, और ये इक्वेटर से दूर जब भागता है, ठीक है। तो ये मैंने कल आपको बताया था कि कैसे जो है मूव करता है वगैरह वगैरह, कल मैंने आपको बताया था। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में इसका मूवमेंट अलग प्रकार से होता है, कल मैंने बताया था, कल मैंने छोटी छोटी बातें सब डिस्कस की थी। हियर दीज स्टॉर्म्स आर सुपर इम्पोज अपॉन मानसून सर्कुलेशन, मानसून जो सर्कुलेशन होती है उसके ऊपर जो है ये साइक्लोन इम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, और नॉर्थर्ली डायरेक्शन में जो है मूव करते हैं अलॉन्ग द मानसून करंट। तो मानसून से इनका तात्पर्य होता है जो ट्रॉपिकल वाले होते हैं, ठीक है, इनका मानसून से भी संबंध होता है, और इनकी डायरेक्शन मैंने ईस्ट से वेस्ट आपको बता दी। जैसे जैसे ये मूव करते हैं इक्वेटर से, तो मैंने आपको कल बताया था कि कैसे ये मूव करते हैं, समझ रहे हो, कल मैंने बताया था, कल का लेक्चर देखो, कल का। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रॉपिकल पे होता है उस सेंटर पे ऑलमोस्ट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और यहाँ पे टेम्परेट में क्या होता है कि हर जगह पे टेम्परेचर अलग अलग होता है। जो यहाँ पे काम रीजन की अगर हम बात कर लें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसको आई कहते हैं, ठीक है। विंड जो है यहाँ पे काम होती हैं सेंटर पे, ठीक है, कोई रेनफॉल यहाँ पे नहीं होती है। दरअसल दोस्तों कोई भी साइक्लोन होता है उसका बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको हम आई कहते हैं, वहाँ पे बहुत शांति होती है, काम रीजन होता है। टेम्परेट साइक्लोन की अगर हम बात करें तो टेम्परेट साइक्लोन भैया कैसा होता है, टेम्परेट साइक्लोन जो है ये एक सिंगल प्लेस पे जो है रेन यहाँ पे इनएक्टिव होती हैं, ठीक है। ऐसा आपको लगता होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी सिंगल प्लेस नहीं होती जहाँ पे विंड और रेन जो है इनएक्टिव मिले, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन की मैंने क्या बताई कि यहाँ पे विंड जो है काम होती है सेंटर पे, और वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होती है, जो आई कहते हैं जिसको। ड्राइविंग फोर्स की बात की जाए तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन पे चूँकि ट्रॉपिकल की बात है, ट्रॉपिक्स पे दोस्तों कोरिलेशन फोर्स 0 होती है, तो यहाँ पे इसको कौन बढ़ावा देता है, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है, ठीक है, ये जितनी ऊपर से रिलीज होगी ये और जो है नीचे से हवाएं जो है ऊपर आएंगी, मतलब और जो है पानी बरसेगा, ठीक है, तो ये थर्मल ही पूरा होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो इसको फ्यूल करती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। टेम्परेट की बात की जाए तो यहाँ पे जो है डेंसिटी जो एयर मासेस की होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि कोल्ड एयर मास है एक वार्म एयर मास है, तो दोनों की डेंसिटी अलग अलग होंगी ना, तो वो जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है डेंसिटी टेम्परेट में। और मैंने कोरिलेशन फोर्स तो आपको बताइए है, ठीक है। और यहाँ पे किसका रोल होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का ज़्यादा रोल होता है ड्राइविंग फोर्स के तौर पे। जेट स्ट्रीम का रिलेशनशिप, यहाँ पे जो है जेट स्ट्रीम का ट्रॉपिकल में कोई संबंध हमें पता नहीं है कि है भी नहीं है, जबकि यहाँ पे बात की जाए तो टेम्परेट साइक्लोन से जो है इनका संबंध होता है जेट स्ट्रीम का और वेस्टर्लीज का। क्लाउड की बात की जाए तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, निम्बो स्टेटस क्लाउड टाइप के जो है आपको देखने को मिलेंगे वैरायटी। टेम्परेट साइक्लोन में जो है वो अलग अलग जो है वैरायटी आपको डेवलपमेंट की स्टेज पे देखने को मिलती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है एलिवेशन पहुंचता है। सरफेस एंटी साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नॉट एसोसिएटेड विद सरफेस एंटी साइक्लोन एंड दे हैव अ ग्रेटर डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी। तो सर ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा जो है ग्रेटर क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आपको ये बात पता चली। ठीक है, एक बात दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि जब जो इक्वेटर वाला एरिया होता है, ठीक है, जो मैंने क्या बताया, जो इक्वेटर वाला एरिया था, इक्वेटर वाले एरिया पे क्या होता है, इक्वेटर वाले एरिया पे एक सेकंड में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा कि जैसे मान लो ये इक्वेटर है, ठीक है, मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा हूँ, तो इक्वेटर पे कोरिलेशन फोर्स कैसी होगी, जीरो होगी, जीरो होगी। तो हमें एक बात बताओ, साइक्लोन क्या इक्वेटर पे बन पाएगा? माना कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है, तो ये दोस्तों कहाँ से असल में बनता कहाँ से? दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन को घुमाने के लिए कुछ फोर्स चाहिए ना, अरे घुमाने के लिए फोर्स चाहिए ना, तो घुमाने के लिए फोर्स कहाँ मिलेगी? 0 डिग्री तो मिलेगी नहीं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो फोर्स लगती है कोरिलेशन वाली, वो कहाँ से एक्चुअली लगना स्टार्ट होती है? ट्रॉपिकल पे नहीं, कहाँ पे लगेगी?
ये दोस्तों 5 डिग्री तक जब पहुंचता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है 5 डिग्री, तब दोस्तों इसमें कोलिसिस फोर्स लगना स्टार्ट होती है और घूमना स्टार्ट होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे एक तो चीज़ कोलिसिस फोर्स भी जिम्मेदार है, और दूसरी भी क्या जिम्मेदार है, दूसरी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, याद रखिएगा 0 डिग्री पे जो है कोई कोलिसिस फोर्स नहीं होती, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे नहीं बनेगा 0 डिग्री पे। ठीक है, कहाँ पे बनेगा, थोड़ा सा ऊपर चलो। ठीक है, तब कोलिसिस फोर्स बढ़ेगी तब ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मैंने बताया, यहाँ पे 2 चीज़ें जिम्मेदार हैं, कोलिसिस फोर्स और क्या बताया, कोलिसिस फोर्स बताई, और दूसरी क्या मैंने बताई, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो यही फ्यूल के तौर पे काम करते हैं। टेम्परेट साइक्लोन की अगर हम बात की जाए तो ये इसमें एंटी साइक्लोनिक जो है आपको देखने को मिलेगा, एंटी साइक्लोन से एसोसिएटेड होता है। और टेम्परेट जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता जितना ट्रॉपिकल होता है। इंडिया पे इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो इंडिया के जो दोनों कोस्ट हैं वो अफेक्ट होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से, लेकिन ईस्ट कोस्ट बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट है। ईस्ट कोस्ट, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इनका ट्रॉपिकल साइक्लोन का होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाले हैं टेम्परेट साइक्लोन, तो टेम्परेट साइक्लोन मैंने आपको बताया था कि मेडिटेरियन सी तक अगर आ जाते हैं टेम्परेट साइक्लोन मेडिटेरियन सी तक, तो वहाँ से पैदा होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो इंडिया में जो है नॉर्थ वेस्ट साइड से जो है इंडिया में पानी बरसाता है। जैसे सर्दियों में आपको जब पानी बरसता हुआ मिले तो आप समझ जाओ इन्हीं का कारण है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है वेस्टर्न मानसून जो आता है उसके पीछे कारण टेम्परेट साइक्लोन ही होते हैं, जो मेडिटेरियन से इंडिया पे इफेक्ट डालते हैं। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो इंडिया के जो नीचे वाला हिस्सा है, डीकेन वाला हिस्सा है, जो नहीं कोस्ट है हमारी, चाहे वो ईस्ट की हो चाहे वेस्ट की हो, ईस्ट पे ज़्यादा प्रभाव डालता है कौन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये बात आपको समझ आई। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे एक जो है आपको फिनोमेना बताया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है फुजलवारा इफेक्ट। फुजलवारा इफेक्ट ये क्या होता है, टिटबिट समझिए, टिटबिट। इन सर्टेन इंस्टेंस टू साइक्लोन मूव टुवर्ड ईच अदर एंड रिवॉल्व अराउंड वन अनदर विद स्मॉलर एंड लेस इंटेंस वन मूविंग मोर क्विकली। द फिनोमेना इज कॉल्ड द फुजलवारा इफेक्ट। दोस्तों क्या होता है कि जब 2 साइक्लोन जो है एक दूसरे की ओर जो है आ रहे होते हैं, घूमते हुए नाचते हुए, ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें जो स्मॉल वाला होता है, ठीक है, तो वो लेस इंटेंस तरीके से जो है मूव कर रहा होता है बहुत तेज़ी से, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो इस फिनोमेना को जो है फुजलवारा इफेक्ट कहते हैं, फुजलवारा इफेक्ट। ठीक है, तो इस इफेक्ट को फुजलवारा इफेक्ट कहते हैं। और टिटबिट का मतलब आप समझिए, जब 2 साइक्लोन जो है एक दूसरे के आसपास जो है नाचते हुए, गाते हुए, रिवॉल्व करते हुए आ रहे होते हैं, तो जो विद द स्मॉलर वाला होता है वो लेस इंटेंस होता है। ठीक है, और वो बहुत क्विकली जो है मूव कर रहा होता है। अब दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ उनको आप ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में नोट कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा बातें हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आप कुछ बातें आप नोट कीजिएगा। क्या पहली बात दोस्तों ये है कि जब ये दोस्तों इक्वेटर पे होंगे, ठीक है, तो आपको सीधी सी बात है इक्वेटर पे क्या चलती हैं, ईस्टर्ली चलती हैं, तो किधर की ओर ये मूव करेगा पहले, ये दोस्तों मूव आपका जो है करेगा, ट्रेड विंड किधर चल रही हैं, तो ये दोस्तों साइक्लोन किधर मूव करेगा, ईस्टर्ली किधर चलती हैं, वेस्टवार्ड की ओर। तो ये जो कि टेम्परेट यानी कि ये इक्वेटर पे है, ठीक है, तो पहले जो है ये किधर मूव करेगा, ये दोस्तों वेस्टवार्ड की ओर मूव करेगा क्योंकि ईस्टर्लीज का प्रभाव रहता है। लेकिन कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में आकर के ये राइट की ओर मूव करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ईस्टर्लीज और एंटी क्लॉकवाइज जो कोरियोलिस फोर्स है दोनों का इफेक्ट इस पर रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिएगा, बस मैंने कनेक्ट करने के लिए डाला, क्योंकि ये ऊपर तो जा नहीं रहा है, नीचे है ना, तो नीचे कौन सा है, ट्रॉपिकल एरिया में कौन से 2 पोर्शन रहती हैं, कोरियोलिस रहेगी, थोड़ा सा ऊपर जाने पे ट्रॉपिकल, अरे 0 इक्वेटर पे नहीं रहेगी, थोड़ा ऊपर जाने में कोरियोलिस प्रभाव लगेगा। लेकिन उससे पहले किसका प्रभाव है, ईस्टर्लीज का प्रभाव रहता है। ये कल मैंने आपको बताया था कि पहले कैसे चलता है, फिर वो कर्वेचर लेता है, फिर रुकता है, कल मैंने बताया था, कल वाला लेक्चर देखो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की, दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इनकी आइसोबार जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं शेप में, ठीक है, और डायमीटर इनका जो है 150 से 300 किलोमीटर के बीच का होता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में और मैं आपको बताऊं तो इनका सेंट्रल एरिया जो है उसमें आई आपको देखने को मिलेगी, आँख मिलेगी। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की मैं आपको आँख दिखाता हूँ। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आई, ठीक है, तो इनमें आई होती है, इनमें दोस्तों कोई फ्रंट नहीं होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में कोई फ्रंट नहीं होता है, याद रखिएगा।
ट्रॉपिकल साइक्लोन में कोई फ्रंट भैया नहीं होता है। और ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो होती है उससे इनको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये इसको हम आई कहते हैं। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाते हैं। और जो इनकी आई होती है, आई वाल, आई की जो वाल होती है, दीवार, अरे आई की जो दीवार होती है तो वो कहाँ तक पहुँच सकती है, वो दोस्तों ट्रोपोस्फियर तक पहुँच सकती है। ठीक है ट्रोपोस्फियर नहीं, ट्रोपोस्फियर जो है उसकी हाइट पहुँच सकती है ट्रोपोस्फियर तक। ठीक है, ये दोस्तों जो है ये क्या है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर है। दोस्तों ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर है, अगर आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखो नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात दोस्तों यहाँ पे चल रही है। और ये वेव ये देखो किधर मूव कर रही हैं। ठीक है, राइट इन द डायरेक्शन मूव कर रहा है ना नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और ये आप देख रहे हो साइरस क्लाउड बना हुआ है। ठीक है, बड़ा सा। और ये वार्म राइजिंग एयर है एयर गरम एयर ऊपर जा रही हैं, ऊपर कोल्ड फॉलिंग एयर है जिससे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज हो रहा है, तो और फर्दर हीट मिल रही है नीचे, और जो है एयर ऊपर जा रही है। ये बीच में दोस्तों आई वाल है, आई जो होती है उसके आसपास की दीवार होती है उसको हम आई वाल कहते हैं। ठीक है और ये जो है स्टॉर्म रोटेशन। ठीक है, तूफान जो है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और इनकी विंड स्पीड दोस्तों जो है वेरी करती है, 50 से 300 किलोमीटर पर आवर हो सकती है इनकी विंड स्पीड। और ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो है आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड मिलेंगे। आई वाल जो होती है वो ट्रोपोस्फियर तक पहुंच सकती है, ट्रोपोस्फियर तक। टोरेंशियल जो है रेनफॉल इनसे होती है, ये डिस्ट्रक्टिव होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी को जो है डैमेज करती हैं विंड के द्वारा। विंड बड़ी स्पीड हमने आपको बताया था। और जो टेम्परेट वाला था वो दोस्तों पानी से डैमेज करता है, पानी से डिस्ट्रक्टिव करता है, ये विंड से करता है। कारण यही है, हाई स्पीड विंड होती है इसकी। और दूसरी जो है कंडीशन है इसमें हैवी रेनफॉल होती है। टेम्परेट में दोस्तों रेनफॉल के कारण डिस्ट्रक्शन हो रहा था टेम्परेट वाले साइक्लोन में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इनके कई नाम होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन के दोस्तों बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे चाइना में दोस्तों इनको कहते हैं टाइफून। चाइना में क्या कहते हैं, टाइफून। जापान में क्या कहते हैं, तो जापान में दोस्तों कहते हैं, मैं लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो चाइना में दोस्तों क्या कहेंगे, चाइना में कहेंगे टाइफून, स्पेलिंग देख लो। जापान में क्या कहेंगे, जापान में कहेंगे इनको ताइफू। ये दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम है। ठीक है, तो ताइफू ये नाम कहाँ पे है, जापान में चलता है ताइफू नाम। फिलीपींस में दोस्तों हम कहते हैं बाइगू। ठीक है, फिलीपींस में इनका नाम है बाइगुओ। अभी पूछा कैसे जाएगा, तुमसे पूछ देगा मिलान करने को, मैचिंग करे पूछ देगा देश के साथ। कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक में इनका नाम है हरिकेन। कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक में इनका नाम है हरिकेन। ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम होता है दोस्तों विली विलीज। और ऑस्ट्रेलिया हो गया। इंडियन ओशन में इनका नाम दोस्तों होता है साइक्लोन, एज इट इज। तो दोस्तों इनके नाम थोड़ा सा रट्टा लगा लेना। ठीक है, और बाकी बातें हो ही चुकी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं, अब हम समझेंगे दोस्तों एंटी साइक्लोन क्या होता है। ठीक है, तो आपने साइक्लोन की कहानी समझी, अब हम एंटी साइक्लोन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एंटी साइक्लोन पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं एंटी साइक्लोन। बताया आपको मैंने साइक्लोन क्या बताया, साइक्लोन की मैंने दोस्तों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। जैसे पहले आप समझ लीजिए कि एंटी साइक्लोन जो दोस्तों ये टर्म है, ठीक है, ये पहली बार जो है एफ गैल्टन ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। इनका नाम था एफ गैल्टन। ठीक है, तो एफ गैल्टन ने ये एंटी साइक्लोन का कॉन्सेप्ट बताया था। ये दोस्तों साइक्लोन के जस्ट उल्टा होता है। जैसे दोस्तों जो साइक्लोन होता है ये दोस्तों फ्रांसिस गैल्टन है। ठीक है, इन्होंने एंटी साइक्लोन बताया। देखिए, जो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो साइक्लोन होता था उसमें क्या था, साइक्लोन में दोस्तों लो प्रेशर बनता था सेंटर पे। एंटी साइक्लोन पे क्या होगा, तो एंटी साइक्लोन में लो प्रेशर बनेगा बाहर और हाई प्रेशर बनेगा बीच में। यानी कि जो एंटी साइक्लोन होता है उसमें हाई प्रेशर कहाँ होता है, बीच में हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे हाई प्रेशर कहाँ मिलेगा, सेंटर में मिलेगा हाई प्रेशर, ये आप याद रखिएगा। इसमें जो जब विंड की डायरेक्शन होती है ना, विंड की डायरेक्शन भी इसमें उल्टी होंगी। जैसे मैंने साइक्लोन में आपको बताया था कि विंड की डायरेक्शन साइक्लोन में जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में कैसी थी। मैंने आपको बताया था कि साइक्लोन में विंड की डायरेक्शन नॉर्थन हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज थी या एंटी क्लॉकवाइज थी। लेकिन एंटी साइक्लोन में क्या होता है, एंटी साइक्लोन में विंड की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। कैसी,
क्लॉकवाइज हो जाती है, जबकि साइक्लोन में क्लॉकवाइज कहाँ हो रही थी, साउथर्न हेमिस्फीयर में हो रही थी। यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज जो एंटी साइक्लोन होता है, मैं आपको देखिए लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे जो है आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो एंटी साइक्लोन आप समझिए, एंटी साइक्लोन साइक्लोन का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, एंटी साइक्लोन साइक्लोन का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं हेडिंग एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन जो मैंने डाल लिया, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन के बारे में मैंने टीचर आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया एंटी साइक्लोन के बारे में कि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, कहाँ पे हाई प्रेशर होता है एट सेंटर पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, जबकि साइक्लोन में कैसा होता था, लो होता था। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि इनके आइजोबार जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। आइजोबार कैसे होते हैं, जनरली जो है, ये बात हमेशा लगा दिया करो जनरली, क्योंकि प्रकृति है, कुछ भी हो सकता है। आइजोबार सर्कुलर होते हैं, ठीक है। फिर बात करो, ये जो है लार्जर होते हैं टेम्परेट साइक्लोन की तुलना में, ठीक है, लार्जर देन टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन से जो है ये लार्ज होंगे, टेम्परेट साइक्लोन से ये लार्ज होते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि टेम्परेट जो साइक्लोन होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन का जो आइजोबार मैंने बताया था वो कैसा बताया था, टेम्परेट साइक्लोन का मैंने जो आइजोबार आपको बताया था वो इलिप्टिकल बताया था। टेम्परेट साइक्लोन का आइजोबार बताया था इलिप्टिकल। ट्रॉपिकल का जो आइजोबार मैंने आपको बताया था, ट्रॉपिकल का आइजोबार मैंने आपको बताया था सर्कुलर, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। और एंटी साइक्लोन का जो आइजोबार होता है वो कैसा होता है, जनरली जो है सर्कुलर शेप में होता है, और ये बड़े होते हैं, लार्जर देन होते हैं, किससे, टेम्परेट साइक्लोन से, टेम्परेट साइक्लोन से लार्जर होते हैं। विंड जो है इसमें जनरली आपने देखा था साइक्लोन में कि विंड अंदर आती है, लेकिन इसमें विंड आउटवर्ड जाती है, हवाएं कहाँ जाती हैं, आउटवर्ड, एंटी साइक्लोन में, ठीक है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में इसका भी देख लो। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये जो है किधर घूमेगा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, उल्टा है। ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज, और साउथर्न हेमिस्फीयर में किधर घूमेगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों ये घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट उसका उल्टा कर लो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इसमें वेरी करता है अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से, ठीक है। एंटी साइक्लोन दोस्तों जो है स्टेबिलिटी लाते हैं, ये सबसे खास बात है कि ये अनस्टेबिलिटी नहीं लाते हैं, ये स्टेबिलिटी लाते हैं, ठीक है। क्लियर वेदर होगा, कोई रेनफॉल नहीं होगी, ठीक है। और लेकिन इससे फॉग वगैरह जो है हो सकता है, स्मोक वगैरह। साइक्लोन ये कितने टाइप के होते हैं एंटी साइक्लोन, तो एंटी साइक्लोन दोस्तों कई टाइप के होते हैं। एक तो होता है कोल्ड एंटी साइक्लोन, कोल्ड एंटी साइक्लोन ये एक टाइप है। इसमें क्या होता है, तो कोल्ड एंटी साइक्लोन जनरली ओरिजिनेट इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन एंड एडवांस इक्वेटोरियल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ प्रिवेलिंग विंड एंड जेट स्ट्रीम, यानी कि ओरिजिन इनका होता है आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में, लेकिन ये जो है किधर आ सकते हैं, ये जो है जेट स्ट्रीम और प्रिवेलिंग विंड के प्रभाव में आकर के इक्वेटोरियल की ओर आ सकते हैं, इक्वेटर बार्ड, ठीक है। ये बहुत ही वेरी लो थिकनेस इनकी होती है, ठीक है। ये एंटी साइक्लोन जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन में जैसे आते हैं वैसे मर जाते हैं। दूसरा दोस्तों इनका जो टाइप है, दूसरा इनका टाइप है वार्म एंटी साइक्लोन। तो वार्म एंटी साइक्लोन की अगर हम बात करें, तो वार्म एंटी साइक्लोन की सबसे अच्छी बात यह है कि वार्म एंटी साइक्लोन जो है ओरिजिनेट होते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, जहाँ पे विंड जो है डिसेंड करती हैं, सब बता चुका हूँ, प्रेशर बेल्ट में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये स्टेबल लाइट विंड वेदर लेकर आते हैं, सप्रेस रेनफॉल होती है, ठीक है, रेनफॉल को सप्रेस कर देते हैं, और क्लियर स्काई होते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अगला दोस्तों होता है ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन, ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन ये क्या होता है, ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन डेवलप ड्यू टू मेंडरिंग। दोस्तों मेंडर करती हुई जो जेट स्ट्रीम होती है उनको हम क्या कहते हैं, रॉसबी वेव पैटर्न, जो मेंडर ज़्यादा करता है ना रॉसबी कहते हैं, जेट स्ट्रीम में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये जो है किस लिए डेवलप होता है, ये डेवलप होता है ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन जेट स्ट्रीम के कारण, बस जो
वेवी टाइप की होती है ना, वेव करती हुई, घूमती हुई ज़्यादा रोजबी वेव होती हैं जो जेट स्ट्रीम की, उनकी मेंडरिंग के कारण ये पैदा होता है। ठीक है, जो क्या करती हैं कि कुछ जगह पे हाई प्रेशर सिस्टम जो है क्रिएट कर देती हैं, जो रोजबी वेव होती हैं वो हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट कर देती हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो जो मैंने क्या बताया कि जो रिजेस होती हैं, जो जेट स्ट्रीम होती हैं, जेट स्ट्रीम में एक तो ऊपर वाली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिज कहते हैं या क्रेस्ट कहते हैं। वेव की दो फॉर्म होती हैं, एक ऊपर वाली होती है, एक नीचे वाली होती है। नीचे वाले को ट्रुप कहते हैं, जिसको हम हिंदी में गर्त कहते हैं। ऊपर वाले को स्ट्रिंग कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रिज कहते हैं। तो रिज के नीचे हमेशा क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे रोजबी वेव कैसे चलती हैं, ऐसे तो चलती हैं, इसको देखो, ये ऐसे तो चलती है ना। तो इस ऊपर वाले क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिज। अरे जेट स्ट्रीम वाला लेक्चर देखो, उसमें बताया। नीचे वाले को ट्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रुप कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले ट्रुप कहते हैं। तो ऊपर वाला जो रिज होता है, ठीक है, ये जो होता है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। और ट्रुप वाले पे क्या बनती है, ट्रुप वाले पे जो है साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। ये मैंने जेट स्ट्रीम को आपका रिलेट कर दिया साइक्लोन के साथ। ठीक है, तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना जो है रट्टा लगाते रहो। ठीक है, तो रिज के नीचे हमेशा क्या बनता है, हाई प्रेशर यानी कि एंटी साइक्लोन। और ट्रुप के नीचे हमेशा क्या बनेगा, लो प्रेशर यानी कि साइक्लोन। ठीक है बा, आगे बढ़ो। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, काम खत्म हो गया। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला हमारा टॉपिक है हीट डोम। अब हीट डोम को समझने की बात आ जाती है। तो दोस्तों अब जो है समय है आपको हीट डोम समझाने का। तो हीट डोम का संबंध दोस्तों एंटी साइक्लोन से ही होता है। मैं आपको हीट डोम दिखाता हूँ। हीट डोम दोस्तों क्या होता है, आप इसको एंटी साइक्लोन से रिलेट कीजिए हीट डोम को। ठीक है, हीट डोम जैसा कि नाम ही समझ आ रहा होगा कि हीट जो है उसने ज़मीन को घेर लिया है। ठीक है, तो हीट डोम को आप देखिए दोस्तों, ये कुछ हीट डोम है। ठीक है, ये कैसे बनता है अभी मैं आपको बताता हूँ। बड़ा ख़तरनाक होता है दोस्तों ये हीट डोम। ठीक है, और ये आप देखिए हीट डोम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एयर जो है ट्रैप हो जाती है। कैसे ट्रैप होती है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा। तो मैं आपको हीट डोम दिखाता हूँ। हीट डोम दोस्तों क्या होता है, आप पहले एक बात समझो। होता है दोस्तों कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो ऊपर एक हाई प्रेशर पहले से था, ऊपर था एक क्या, हाई प्रेशर। तो ऊपर दोस्तों मान लो हाई प्रेशर था, ऊपर हाई प्रेशर था पहले से। ठीक है, हुआ क्या दोस्तों, नीचे था समुंदर, नीचे था समुंदर, नीचे क्या है, नीचे ओशियन है। तो दोस्तों जब यहाँ पे गर्मी लगेगी, आप हमें बताओ, जब यहाँ पे ओशियन पे गर्मी लगेगी तो ऊपर उठेगा पानी, और जब ये जो है वेपराइज होकर के ऊपर जाएगा तो ऊपर दोस्तों क्या है, ऊपर है हाई प्रेशर। ऊपर क्या है, ऊपर हाई प्रेशर है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि एडियाबेटिक लैप्स रेट में मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी चीज़ ऊपर उठती है तो ठंडी होती है। सीधी सी बात है, ठंडी होगी जब ऊपर जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल जो है पास पास आ जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन कोई चीज़ जब नीचे आती है तो वो गर्म हो जाती है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। होता है यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसा है कि ये उठ उठ के ऊपर तो जाता है, लेकिन हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, इसको नीचे वापस भेज दिया जाता है। और जब ये वापस नीचे आता है इस हाई प्रेशर के कारणवश, यहाँ पे हाई प्रेशर के कारणवश जब ये नीचे आता है तो दोस्तों ये क्या होगी, ये यहाँ पे हीटिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सट्रीम हीट हो जाएगी, क्योंकि ये हाई प्रेशर ने जो ओशियन से उठा हुआ वाटर वेपर है, ठीक है, इसको जो है ऊपर कंडेंसेशन नहीं होने दिया, जिससे बादल नहीं बन पाए, और इसको वापस जो है हाई प्रेशर जोन ने नीचे भेज दिया। और नीचे जब भेजेगा तो सीधी बात गर्मी होगी एडियाबेटिक लैप्स रेट के कारण। तो जब गर्मी होगी तो दोस्तों गर्मी होगी तो चलो ठीक है, थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक खतरनाक खेल पता क्या होता है, यहाँ दोस्तों चक्र चलता है, पता किसका, यहाँ दोस्तों खतरनाक चलती हैं जेट स्ट्रीम। तो वो जेट स्ट्रीम दोस्तों क्या करती हैं, जेट स्ट्रीम क्या करती हैं कि इनको जो है रास्ता साफ ही नहीं होने देती हैं। जेट स्ट्रीम क्या करती हैं, ये जो गर्म हवाएं हैं ना, ये जो गर्म जितना मामला है ये सब नीचे अंदर जम जाता है, यहीं पे जो है फंसा रहता है, यहीं पे ट्रैप हो जाता है। और जब दोस्तों एक ही जगह पे बहुत समय तक ऐसा मामला रहेगा, कईयों दिनों तक, तो क्या बनेगा, हीट डोम बन जाएगा, आग का गुब्बारा बन जाएगा। जेट स्ट्रीम ने उनको अंदर ही ट्रैप कर दिया। ठीक है, जेट स्ट्रीम इनको ऊपर नहीं जाने दे रही हैं। अब ये दोस्तों देखने कहाँ मिलता है, तो इसको एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, अब चाहना तो लिख लेना। हीट डोम इज क्रिएटेड व्हेन हॉट एयर इज ट्रैप्ड बीनीथ अ हाई प्रेशर जोन डोम। हाई प्रेशर डोम के नीचे जब ये जो हॉट एयर है वो ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में, लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एक्सट्रीम हीट।
और बहुत समय तक एक्सट्रीम हीट रहती है पीरियड तक। इट अकर्स व्हेन अ लार्ज स्टैग्नेंट हाई प्रेशर सिस्टम सेटल ओवर अ रीजन। हाई प्रेशर रीजन सिस्टम जो था ना ऊपर, वो सेटल हो जाता है एक रीजन के ऊपर, तो ये जो है ऊपर कंडेंसेशन नहीं हो पाता, नीचे हीट बढ़ती जाती है, नीचे बेचता रहता है ना, तो नीचे कोई भी एयर आएगी तो वो जो है गर्म नहीं होगी। क्रिएटिंग अ डोम ऑफ हॉट एयर नियर द सरफेस, मेंडरिंग ऑफ जेट स्ट्रीम कॉजेज दीज हाई प्रेशर सिस्टम टू गेट लैश्ड इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। और जो जेट स्ट्रीम होती है उसको और जो है वहीं पे ट्रैप कर देती हैं कि बेटा नीचे रहो, और बहुत समय तक रहोगे तो कब तक गुब्बारा बन जाएगा ना आग का। दिस कैन लीड टू डेंजरसली हाई टेम्परेचर, heat wave, heat related illness, while also affecting agriculture, infrastructure and energy demand. इन सबको प्रभावित करेगा। हीट डोम आर कॉमन इन रीजन विद कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, स्पेशली इन मिडिल एंड हायर लेटीट्यूड। दोस्तों जेट स्ट्रीम कहाँ पे है? मिडिल और हायर लेटीट्यूड में ही तो होती हैं, तो वहीं पे आपको ये सब देखने को मिलता है जेट स्ट्रीम के द्वारा इन्फ्लुएंस। ठीक है, और जैसे जैसे दोस्तों क्लाइमेट चेंज होगा वैसे ये और ख़तरनाक होता चला जाएगा, तो बचा लो तो बचा पाओ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अगला दोस्तों फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है डिप्रेशन आइसलैंड ऑन। मैं आपको बात बताता हूँ। अभी दोस्तों आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा एक न्यूज़ आई थी, और जिसमें आपने देखा था कि स्पेन में डेडली एक दाना आया। दाना मतलब इसको आप दानो मान लो, दानो, ठीक है, दानो समझ लो, हालांकि इसका नाम दाना है, ठीक है, DANA, ठीक है, इसका नाम क्या है? दाना है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है। मैं आपको बता दूं, इसी फ्री क्लासेस में आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा कंटेंट, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज पहली बार बोल रहा हूँ अभी पूरे लेक्चर में, ठीक है, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, मैं चैलेंज करता हूँ। बाकी लॉलीपॉप और पुदीना सब पढ़ा देंगे, ठीक है, और UPSC हमेशा अपडेटेड चाहती है बच्चों को। तो ये दोस्तों एक न्यूज़ में इवेंट था जिसको अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिर ये था क्या। दोस्तों ये न्यूज़ है कि स्पेन में एक डेडली दाना आया, तूफान, और जिससे जो है क्लाइमेट चेंज से ये रिलेटेड है। आखिर दाना दोस्तों होता क्या है? ठीक है, ये दोस्तों दाना नहीं, दरअसल ये DANA होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है मैं आपको अगर बताऊं तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों जो है होता है, आप सर्च कर लीजिएगा, डिप्रेशन आइसलाडा एन निवेलस एटलोसो। ठीक है, इसका ये नाम होता है, या जो कि दाना बनता कैसे है? दाना दोस्तों ऐसे बनता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप पता कर लीजिएगा, हालांकि चाहूँ सर्च कर दूँ, एक सेकेंड सर्च कर देता हूँ। ठीक है, तो दाना फिनोमेना, ठीक है, तो दाना दोस्तों यही है, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। दाना है क्या? बहुत आसानी समझा दूंगा, एक सेकंड में समझा दूंगा। देखो दाना बनता कैसे है, होता दोस्तों क्या है कि जैसे हमारी जो आपको पता है कि ये जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम ऐसे चलती हैं, ये सबको पता है जेट स्ट्रीम चलती हैं। दोस्तों कुछ समय बाद क्या होती हैं कि जेट स्ट्रीम जो है ये वेवी होना स्टार्ट हो जाती हैं। वेव मतलब वेव की फॉर्म में ऐसे मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसको हमने क्या नाम दिया है? जब ये नॉर्मली जैसे नदी नहीं होती, कभी कभी जो है वो वेव टाइप में हो जाती है, तो इसको हमने क्या नाम दिया है? रोजबी वेव। ठीक है, रोजबी वेव। तो रोजबी वेव का मतलब जब जेट स्ट्रीम मिएंडर करने लगे ज़्यादा, तब उसको हम रोजबी वेव कहते हैं। ये बात समझ में आई? अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि ये रोजबी वेव जो है एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा बेंड हो जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं। ठीक है, रोजबी वेव में क्या हुआ, एक हिस्सा बहुत ज़्यादा बेंड हो गया, ऐसा हो गया। ऐसे दोस्तों कभी कोई नदियों में होता है कि नदियाँ एक हिस्से पे बहुत ज़्यादा जो है बेंड हो जाती हैं। और दोस्तों बेंड होकर के होता पता क्या है कि जैसे ये जो मेन जेट स्ट्रीम थी, इससे जो ये बेंड जो हुआ था वो दोस्तों टूट जाता है, और ये टूट करके अलग हो जाता है। जैसे दोस्तों जब मैंने ऑक्स बाउल लेक बताई थी आपको, तो वैसे समझ लो कि नदी से एक हिस्सा टूट करके अलग हो गया और झील बन गई। ऐसे तो लेक बनती हैं। ऐसे दोस्तों जब जेट स्ट्रीम से एक हिस्सा टूट करके अलग हो जाता है, ये कट ऑफ हो गया, जेट स्ट्रीम जो मेन थी उससे एक हिस्सा टूट करके अलग हो गया। अब ये हिस्सा है कैसा भैया, हमें ये बताओ, ये कैसा है? ये जेट स्ट्रीम से कट हुआ है ना। और जेट स्ट्रीम दोस्तों होती कैसी हैं? ये मिड लैटिट्यूड ऊपर चलती हैं, ठीक है, पोलर तरफ। तो ये कैसी होती हैं? ठंडा है, ये कोल्ड है। कैसा है? कोल्ड है। तो दोस्तों होता कुछ यूँ है कि जब ये कोल्ड वाला जो अलग हुआ है ना जेट स्ट्रीम से हिस्सा, जो कट ऑफ हो गया जेट स्ट्रीम से, ये कोल्ड वाला जब दोस्तों मेडिटेरियन की ओर आता है, मेडिटेरियन सी की ओर आता है, तब क्या होता है कि मेडिटेरियन सी में जो मौजूद पानी है, सीधी सी बात है, मेडिटेरियन सी में मौजूद जो पानी है वो दोस्तों गर्म पानी है। वो गर्म पानी हमेशा ऊपर उठेगा, आपको भी पता है, हमें भी पता है। जब दोस्तों वो वार्म वाटर जब ये टकराता है इससे कोल्ड वाले से, तो दोस्तों इतने भयंकर तूफान बनते हैं, अरे सॉरी तूफान है, इतना भयंकर जो है वर्षा होती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन होती है। बात समझ गए कि मेडिटेरियन सी से उठा हुआ जो गर्म पानी है,
अब इतना बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम आज 23 लेक्चर पे हो, समझ रहे हो, इतना बेसिक पता होगा। तो जब मेडिटेरियन सी से उठा हुआ जो गर्म पानी है वो जब दोस्तों जिस ठंडे से टकराता है तो एक्सट्रीम जो है प्रेसिपिटेशन होती है और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। दोस्तों यही दाना इवेंट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको अगला दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब दोस्तों लास्ट हमारा टॉपिक है आज का, वो है पोलर वर्टेक्स। ये दोस्तों पोलर वर्टेक्स क्या होता है, सबसे पहले इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो पोलर वर्टेक्स को जो है आप एक सेकंड देखिए। दोस्तों पोलर वर्टेक्स क्या होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन होता है ना, वो इसी कारण होता है पोलर वर्टेक्स। ये ऊपर आर्कटिक क्षेत्र में जो है पैदा होता है और नीचे साउथर्न में भी होता है, ठीक है। साउथर्न में तो और जो है मतलब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पोलर वर्टेक्स है, ये दोनों हेमिस्फीयर में होता है, साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ये डेंजर दोस्तों क्यों होता है, इसका सीधा संबंध दोस्तों जेट स्ट्रीम से होता है, ठीक है। देखिए ठीक है, तो ये जो है पोलर वर्टेक्स है, आप देख लीजिए। ठंडी हवाएं होती हैं दरअसल, आप ऐसे समझ लो। ये दोस्तों ओजोन लेयर के डिप्लीशन में बड़ा रोल प्ले करता है। ओजोन लेयर का जो है खात्मा यही करता है पोलर वर्टेक्स, ठीक है। तो चलिए पोलर वर्टेक्स की ओर आगे बढ़ते हैं, इस वाली को खोल लेते हैं। पोलर वर्टेक्स हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो पोलर वर्टेक्स जो है मैं आपको अगर दिखाऊं तो मेरा पोलर वर्टेक्स कहाँ गया, ठीक है। तो ये लार्ज एक परसिस्टेंट सरकम पोलर सर्कुलेशन है, ठीक है। मिड टॉपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर तक जाता है, मिड या अपर ट्रेपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर तक जाता है। चलो इसको जो है पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो पोलर वर्टेक्स है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है पोलर वर्टेक्स क्या होता है, एक लार्ज पॉकेट होता है बहुत ही कोल्ड एयर का। कहाँ पे होता है कोल्ड एयर, जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, जो पोलर रीजन में बैठ जाती हैं विंटर सीजन के दौरान। विंटर सीजन में क्या होता है कि पोलर में जो है ठंडी हवाएं इकट्ठी हो जाती हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है, ये साउथर्न में भी है, ये भी याद रखना, साउथ में भी होता है। पोलर वर्टेक्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद जेट स्ट्रीम या रॉजबी वेव। दोस्तों ये जेट स्ट्रीम से एसोसिएटेड है, कैसे? इट इज़ फॉर्म मेनली इन विंटर एंड गेट्स वीकर इन समर। विंटर में फॉर्म होता है और समर में वीक हो जाता है। ये सराउंड कहाँ पे होता है, ये पोलर हाई, जो पोलर हाई होते हैं ना वहीं पे जो है ये सराउंड होता है पोलर फ्रंट के बीच में, ठीक है। जो बाउंड्री नहीं होती है सेपरेट जिसको करती है, टेम्परेट और पोलर एयर मास को जो सेपरेट करती है, उसी बाउंड्री के बीच में ये जो है बैठ जाता है जाकर के। जो टेम्परेट वाली बाउंड्री होती है, जो पोलर वाली बाउंड्री जहाँ पे स्टार्ट होती है, ऊपर बैठ जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ठंडी हवाएं बैठ जाती हैं जाकर के, ठीक है। तो पोलर वर्टेक्स कोल्ड वेव होती हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं पोलर वर्टेक्स क्या होती हैं। ये एक प्रकार की कोल्ड वेव होती हैं। पोलर वर्टेक्स विल रिमेन इन प्लेस व्हेन द वेस्टर्लीज अलॉन्ग विद द पोलर जेट आर स्ट्रांग, ठीक है। ये जो है जब तक वेस्टर्लीज जो होती हैं वो जब तक स्ट्रांग रहती हैं तो पोलर जेट जो है, पोलर वर्टेक्स जो है उसी प्लेस में कब तक रहता है, जब तक जो है वेस्टर्लीज, ठीक है, पोलर जेट के अलॉन्ग जो जाने वाली, अरे जो वेस्टर्लीज होती है उसका पोलर जेट से तात्पर्य होता है। अगर आपने जो है जेट स्ट्रीम वाला चैप्टर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो पोलर जेट है उसका मैंने क्या आपको बताया, मैंने आपको बताया कि जो पोलर जेट होती हैं उसका दोस्तों वेस्टर्ली से तात्पर्य होता है। तो जब तक वो वेस्टर्ली चलती रहती हैं, पोलर जेट चलता रहता है, तब तक ये पोलर वर्टेक्स जो है यानी कि जो ठंडी जो हवाएं हैं वो कहाँ पे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ट्रैप रहती हैं। स्ट्रॉन्ग पोलर वर्टेक्स मीन्स देयर इज ह्यूज टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन द टेम्परेट एंड पोलर रीजन। स्ट्रॉन्ग पोलर वर्टेक्स का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग पोलर वर्टेक्स का मतलब है कि टेम्परेचर कंट्रास्ट ज़्यादा हो चुका है टेम्परेट और पोलर रीजन के बीच में। व्हेन द पोलर वर्टेक्स इज वीक, जब पोलर वर्टेक्स वीक हो जाता है तो वीक कब होगा? इट इंट्रोड्यूस into mid latitude region by buckling the general wind flow pattern. This lead to significant cold bursts. दोस्तों होता क्या है कि जब पोलर वर्टेक्स वीक हो जाता है यानी कि टेम्परेचर कंट्रास्ट जो है वो वीक हो चुका है, तो ये क्या होता है, नीचे उतर आता है, तो ये जो है एकदम आउटबस्ट हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। तो वो ठंडी हवाएं नीचे एकदम बह जाती हैं आकर के, ठीक है। तो अमेरिका में एकदम चिल्ड टाइप का बन जाता है माहौल, ठीक है। जब ये पोलर वर्टेक्स का जो टेम्परेचर कंट्रास्ट है वो जब वीक हो जाता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में नीचे मिड लैटिट्यूड में बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा जा करके। तो वर्टेक्स जो है ये कैपेबल होता है डिलीवरिंग सब जीरो टेम्परेचर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, यानी कि यहाँ पे जो है सब जीरो टेम्परेचर हो जाता है जब ये स्लिप कर जाता है, टूट जाता है। मतलब पहले ऊपर ट्रैप था, जैसे देखा कि टेम्परेचर कंट्रास्ट अब बचा नहीं है, अब उतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं बचा है, तो ये फट जाता है। सीधी सी बात है, जब टेम्परेचर कंट्रास्ट होगा तभी तो एक लेयर बनेगी ना जो उसको ऊपर ट्रैप करके रखेगी। जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं बचा, टेम्परेचर कंट्रास्ट नहीं बचा, तो नीचे फट जाएगा करके, ठीक है। तो पोलर जेट जो होती हैं, ठीक है, वो 65 डिग्री और 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पे पोलर जेट चलती हैं। व्हेन द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन पोलर एंड टेम्परेचर रीजन इज मैक्सिमम, द जेट इज वेरी स्ट्रांग एंड द मेंडरिंग इज नेग्लिजिबल
दोस्तों जब जेट स्ट्रीम, दोस्तों सीधी सी बात है कि जब टेम्परेचर कंट्रास्ट ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि जेट स्ट्रीम कैसी होंगी, स्ट्रांग होगी। और स्ट्रांग जेट स्ट्रीम का मतलब क्या है कि वहाँ पे मेंडरिंग नहीं होगी, मेंडरिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे दोस्तों टेम्परेचर कंट्रास्ट लो होता है, ठीक है, टेम्परेट और पोलर के बीच में टेम्परेचर कंट्रास्ट जैसे लो होता है, तो लो भैया कब होगा, लो होगा। लो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि लो का मतलब ये नहीं कि समर आ गई, टेम्परेचर कंट्रास्ट का मतलब ये नहीं है, हालांकि होता तो समर ही में, ये जो फटता है ना वो समर ही में फटता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं है। टेम्परेचर कंट्रास्ट जब दोस्तों लो होता है तो जेट स्ट्रीम क्या होती है, मेंडर होना स्टार्ट हो जाती हैं। देखो जेट स्ट्रीम हमेशा सीधी चलती हैं, लेकिन मेंडरिंग तब स्टार्ट होती है जब टेम्परेचर कंट्रास्ट लो हो जाता है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम कैसी हो जाएंगी, मेंडर करना स्टार्ट हो जाएंगी। और मेंडर का मतलब होता है जेट स्ट्रीम का रोसबी वेव। मेंडरिंग जेट स्ट्रीम क्रिएट अल्टरनेटिंग लो एंड हाई प्रेशर। आपको पता है कि मेंडरिंग जब जेट स्ट्रीम होती है तो मैंने आपको बताया था कि रिज पे जो है हाई प्रेशर बनेगा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, और जो क्रेस्ट जो नीचे ट्रूप होगी वहाँ पे जो है लो प्रेशर बनेगा और साइक्लोनिक कंडीशन बनेंगे, ठीक है। तो हाई प्रेशर बनता है बिलो द रिज और लो प्रेशर बनता है ट्रूप पे, ठीक है। ये आपको मैंने बात बताई। विद सेवियर मेंडरिंग द हाई प्रेशर सेल पुश ओवर टू द नॉर्थ। हाई प्रेशर सेल क्या करते हैं, वो पुश हो जाते हैं नॉर्थ की ओर और डिस्प्लेस कर देते हैं किसको, पोलर साइक्लोन को, ठीक है, फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। साइक्लोन मूव अवे फ्रॉम द पोल। और साइक्लोन दोस्तों जो होता है, जो आपको पता है कि जो जेट स्ट्रीम का जो हाई प्रेशर वाला सेल है, यानी कि रिज वाला जो सेल है, ऊपर वाला जेट स्ट्रीम का सेल है, वो नॉर्थ की ओर जाएगा। सीधी सी बात है यार, ऊपर होता है तो नॉर्थ की ओर तो जाएगा ना। वो वहाँ पे क्या करता है कि पोलर जो साइक्लोन था उसको कह देता है कि बेटा तुम यहाँ से डिस्प्लेस हो जाओ, अपनी नॉर्मल पोजीशन से चलो। तो साइक्लोन जैसे दोस्तों जो है अपने पोल से हटता है, स्लिप कर जाता है, कहाँ पे, टेम्परेट रीजन में, नीचे स्लिप कर जाता है। जो हमारी जेट स्ट्रीम है, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो हमारी जेट स्ट्रीम ऐसे चलती है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये वाला रिज कहलाता है। और ऊपर क्या है, पोलर में जो है ट्रैप हो रखी है हवा, ठीक है, वो ठंडी वाली। तो होता है क्या दोस्तों, ये क्या करता है, उसको ऊपर पुश कर देता है। तो ये दोस्तों साइक्लोन जो होता है वो धीरे से फिर क्या होगा, नीचे भागेगा। तो ये जो है नीचे स्लिप कर जाएगा टेम्परेट रीजन में। ऊपर पोलर था, नीचे टेम्परेट रीजन में स्लिप हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेट रीजन क्या है, टेम्परेट रीजन दोस्तों जो है लो प्रेशर सिस्टम है, वहाँ पे जो है स्लिप कर जाएगा क्योंकि ऊपर ट्रैप था। विद द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द जेट द हाई प्रेशर सेल्स बिकम्स वीक एंड रिट्रीट टू द नॉर्मल लैटिट्यूड पोजीशन। और आपको पता है कि जब ये नीचे स्लिप कर जाएगा तो आउटबस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है जब मेंडरिंग जो है वो कम होगी, यानी कि जेट स्ट्रीम जब स्ट्रांग होगी तो फिर नॉर्मल कंडीशन बन जाएगी। तो ये दोस्तों कंडीशन हमेशा चलती रहती है, ठीक है। ये बात आपको समझ भाई, ये चीज़ चलती है, ठीक है। तो ये बस्ट कैसे होता है, आपने देखा कि पोलर वर्टेक्स कैसे नीचे आया, वही जो नार्थन जो रिज थी ना, उसने ऊपर धक्का दिया जाकर, तो वो साइक्लोन ऊपर बैठा था पोलर रीजन में, वो नीचे जो है बस्ट हो गया जाकर, ठंडी हवाएं, ठीक है। ये होता है कुल मिलाकर के। तो इसका नुकसान क्या होता है, पोलर वर्टेक्स एंड ओजोन डिप्लेशन आर टू डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड फिनोमेना। पोलर वर्टेक्स दोस्तों अलग एक फिनोमेना है, ओजोन डिप्लेशन अलग फिनोमेना है, लेकिन फिर भी ये दूसरे से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि देयर इज अ स्टेडी डिक्लाइन ऑफ अबाउट 4% इन टोटल वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर। 4% डिक्लाइन होता है वॉल्यूम में, अर्थ की ओजोन में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन मौजूद है। मच लार्जर डिक्रीज इन स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन इज ऑब्जर्व अराउंड अर्थ पोलर रीजन। दोस्तों साइंटिस्ट ने ऐसा एस्टिमेट किया कि जब ये फिनोमेना होता है ना तो ओजोन लेयर डिक्लाइन होती है, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोकार्बन एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन, आपको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वो जो है एटमॉस्फेयर में रीजन होते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन के। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन दोस्तों नॉन मेटालिक एलिमेंट होते हैं, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेनिन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन। हालांकि इस पर ध्यान ना दो, आप इस तरह समझ लो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जिम्मेदार होते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन के। और हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन मतलब जो एटम है, जैसे नॉन रिएक्टिव जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटीन हो गया, तो ये सब हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम लाइक क्लोरीन डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन को। जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना, ये ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। होता दोस्तों क्या है कि एक फोटो डिसोसिएशन होता है। फोटो डिसोसिएशन का मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर में होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, प्रोपेलेंट्स होते हैं, और फॉर्म ब्लोइंग जो एजेंट होते हैं, CFC या HCFC या कार्बन टेट्राक्लोराइड या ट्राइक्लोरोएथेन या फ्रेन या हेलोन्स, ये सब दोस्तों जो है
फ्री क्लोरीन एटम्स बनाते हैं, ठीक है। क्लोरीन दुश्मन है ओजोन लेयर का। ये सब जो है क्या बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर में मौजूद जो है तुम्हारा हेलो कार्बन हो, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को दोस्तों शॉर्ट में ओडीएस कहते हैं, ठीक है। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और आपने तरीम सार की प्रोटोकॉल देखे होंगी जो ओजोन लेयर, ओजोन के ऊपर ही काम करती हैं, ओजोन को सुरक्षित करने के लिए। दोस्तों जितने भी हैलोजन एटम होते हैं, खासकर क्लोरीन, ये दोस्तों ओजोन का दुश्मन होता है। ये आता कहाँ से है? ये दोस्तों बहुत सी जगह से आता है, जैसे रेफ्रिजरेटर से जो हेलो कार्बन होते हैं, सॉल्वेंट, प्रोपेलेंट्स और जो फॉर्म ब्लोइंग जो एजेंट होते हैं जिसमें CFC होती है, HCFC होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राई क्लोरोएथेन, फ्रेऑन, हैलोन्स, ये सब दोस्तों जो है फ्री क्लोरीन एटम को रिलीज करते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन को, ठीक है। देखिए ओजोन जो है कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है क्लोरीन के कारण। क्लोरीन दोस्तों दुश्मन है ओजोन का, क्लोरीन ओजोन का दुश्मन है। अब सवाल ये है कि इतने हाई लेवल पे स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरीन आखिर पहुंचता कैसे है? दोस्तों पहुंचता कैसे है, अब उसका भी कारण थोड़ा समझिए। आखिर क्लोरीन वहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के पास पहुंचा कैसे? इसके वजह दोस्तों जो जिम्मेदार होते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जिम्मेदार होते हैं। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। अब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड क्या होते हैं? ये दोस्तों मैंने आपको क्लाउड वाले में पढ़ाया था, आज फिर एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ। ये दोस्तों पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड होते हैं ये 12 किलोमीटर से 22 किलोमीटर एबव होते हैं अर्थ की सरफेस पे। ये कैसे क्लाउड होते हैं? ये दोस्तों नैक्रियस क्लाउड होते हैं। कैसे होते हैं? नैक्रियस क्लाउड। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं। वैसे तो ट्रोपोस्फीयर में ही सारे क्लाउड पाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे होते हैं बदतमीज टाइप के। इनको मैंने क्लाउड वाले में चैप्टर में पढ़ाया है, आप क्लाउड वाला चैप्टर देखिए, उसमें पढ़ाया है। याद आया कुछ यही पढ़ाया था बेटा, यही था, ठीक है। तो दोस्तों ये पोलर जो क्लाउड होते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ये दोस्तों क्या होते हैं 12 से लेकर के 22 किलोमीटर एबव जाते हैं अर्थ की सरफेस के। ये दोस्तों नैक्रियस क्लाउड होते हैं, ठीक है। नैक्रियस क्लाउड का मतलब क्या होता है? इनको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर क्लाउड होते हैं, इसलिए इसको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। तब भी बताया था जब मैंने क्लाउड बताया था। मोस्टली विजिबल होते हैं विद इन 2 आवर आफ्टर सनसेट आर बिफोर डाउन, यानी कि सुबह और शाम जो है आप 2 घंटे पहले देख सकते हो या 2 घंटे मतलब बाद देख सकते हो सनसेट के समय। दे फॉर्म इन फ्रीज रीजन। ये दोस्तों फ्रीज रीजन में होते हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में फॉर्म होते हैं। और फ्रीज रीजन कहाँ पे भैया? पोलर ही में है। सम 15 से 25 किलोमीटर, ठीक है, और हाइट इसकी बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड के ऊपर ये होते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में। दे आर ब्राइट इवन आफ्टर सनसेट एंड बिफोर डाउन, समझ रहे हो? यानी कि डाउन से पहले और सनसेट के बाद जो है ये ब्राइट होते हैं। यहाँ पे सनलाइट तब भी रहती है, वो होराइजन वाला जो नहीं रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना वही होता है। दे आर सीन मोस्टली ड्यूरिंग विंटर एट हाई एल्टीट्यूड। विंटर में हाई एल्टीट्यूड में ये दिखेंगे, जैसे स्कैंडिनेवियन, आइसलैंड, अलास्का, नॉर्थन कनाडा। समटाइम्स हाउएवर दे अकर एज फार एज साउथ एज इंग्लैंड में भी कभी दिख सकते हैं। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं, इनमें वाटर होता है, नाइट्रिक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। दे आर फॉर्म्ड मेनली ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ पोलर वर्टेक्स इन विंटर। अब आया इनका रिलेशन कि ये कब फॉर्म होते हैं? पोलर वर्टेक्स में फाउंड होते हैं विंटर में, ठीक है। जब पोलर वर्टेक्स का इवेंट हो रहा होता है ना तब ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा खतरनाक पता कब फॉर्म होते हैं? साउथ पोल पे, याद रखिएगा, साउथ पोल में और खतरनाक फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जो क्लोरीन कैटलाइज जो ओजोन डिप्लीशन है वो ड्रामेटिकली जो है इनहेंस कर देता है इनकी प्रेजेंस, ठीक है। क्लोरीन कैटलाइज जो ओजोन डिप्लीशन है वो ड्रामेटिकली इनकी इनहेंस कर देता है प्रेजेंस पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ आया कि ये कैसे जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। तो असली कारण जो है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होता है, ठीक है। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड क्या होता है? इसी में दोस्तों बारे होते हैं क्या? ये कन्वर्ट कर देता है रिजर्वायर कंपाउंड्स को रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स में, क्लोरीन और क्लोरीन ऑक्साइड में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में क्या होता है? वाटर होता है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, और क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं रिजर्वायर कंपाउंड को रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स में, क्लोरीन और क्लोरीन ऑक्साइड। तो आप समझ आया कि कहाँ से ये डिक्लेशन हो रहा है। पोलर वर्टेक्स जब बनता है तब इस प्रकार के पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड इज डेंजरस फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन, समझ रहे हो? तो पोलर वर्टेक्स का सीधा संबंध है ओजोन लेयर डिप्लीशन से। दीज फ्री रेडिकल्स डिप्लीट ओजोन इज सोन एज एनिमेशन बिलो, और यही दोस्तों जो है डिप्लीट कर देते हैं। सो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड होते हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, ओजोन डिप्लीटिंग को सब्सटेंस देख लीजिए क्या होते हैं। तो ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस होते हैं वो मैन मेड अक्सर गैसें ही होती हैं जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं ओजोन लेयर में। जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ गैसें हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब लिख लेना, ये बहुत काम आएंगे जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और ये सब यूज कहाँ पे होते हैं, कहीं रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, कमर्शियल व्हीकल, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह में। जो ब्लोइंग एजेंट होते हैं, फोम वाले एजेंट, उसमें यूज होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज होता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, क्लीनिंग सॉल्वेंट में यूज होते हैं। अरे ब्लीचिंग वाले जो उसमें क्लोरीन नहीं होता है। एरोसॉल वगैरह जो स्प्रे प्रोपेलेंट आते हैं उसमें ये सब पाए जाते हैं। फ्यूमीजेंट्स जो पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, ये रेफ्रिजरेटर में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और 1980s तक ये खूब यूज़ किए गए, ठीक है। और ये एक प्रकार की कंसिडरेबल ग्रीन हाउस गैसेज भी है, ये भी याद रखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दे आर स्टिल CFC लेफ्ट इन ओल्डर इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर सिस्टम। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं, ये दोस्तों CFC की जगह पे जब से बहुत सारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और दुनिया की बातें आई, तब से क्या हुआ कि CFC का प्रोडक्शन कम कर दिया गया, मतलब CFC को कम यूज़ किया जाता है। अब यूज़ क्या किया जाता है, सब्स्टिट्यूट उसका यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है HCFC, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन्स। ये जो है कम डैमेज करते हैं CFC की तुलना में, ठीक है, ओजोन लेयर को। तो इसका सब्स्टिट्यूट अभी ये यूज़ किया जाता है क्योंकि इंटरनेशनल दबाव बनता है ना। हैलोन्स क्या होते हैं, तो हैलोन्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर में जो है इसको यूज़ किया जाता है, और इसका यूज जो है एंड कर दिया गया है 1994 में डेवलप्ड कंट्री के द्वारा। वियना कन्वेंशन दोस्तों ओजोन लेयर के लिए जानी जाती है, हालांकि जब एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे तब मैं पढ़ाऊंगा इसको। वियना कन्वेंशन दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर के नाम से जानी जाती है, 1985 में हुई थी। और ये ग्लोबल मॉनिटरिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए ओजोन डिप्लीशन को जो है बनाई गई थी। और यहाँ पे प्रोटोकॉल हैं कि कैसे जो है रोका जाए डिप्लीशन को, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिर साइन हुई थी वियना कन्वेंशन के बाद 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन एक ही से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल दोस्तों कनाडा में पड़ता है, वियना किसकी कैपिटल है, ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। और ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाई गई है, इसीलिए ये ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है इनको रोकने के लिए, जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, ख़राब करते हैं। तो वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपको समझ में आई कि पहली बार जो है 197 पार्टी पूरी दुनिया में एग्री हुई इनके लिए 197। और आपको पता है कि अब धीरे धीरे अंटार्कटिका का जो होल हो गया था वो अब रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो किगाली अमेंडमेंट दोस्तों 2016 में किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। किगाली दोस्तों रवांडा की कैपिटल है, ठीक है। और किगाली अमेंडमेंट किया गया था 2016 में रवांडा में, ठीक है। और इसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट किया, चेंज किया। और इसमें क्या बात हुई, इसमें बात हुई कि मैन्युफैक्चर और यूज जो है HFC को कम करो, वही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसका आपने जो है यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था सब्स्टिट्यूट के तौर पे, 80 से 85% तक जो है कम कीजिए, ठीक है, 2045 तक। और ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ पाए 2100 तक, 2100 ईयर्स तक। ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, सिग्नेचरी पार्टी के बीच में। और ये इफेक्ट में आया था 1 जनवरी 2019 में। इंडिया के पोजीशन क्या है, इंडिया दोस्तों का हमेशा जो है इंडिया जो है 3% ही HFC का कंज्यूम करता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स तो 37% करता है, चाइना 25% करता है, पहले उन्हें समझाओ जा करके। तो हर देश मतलब एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है, आप सिंपल जैसे समझ लो, ठीक है। जबकि पर्यावरण का प्रभाव सब पे पड़ेगा, कोई कह रहा है हमें क्या लेना देना, कोई कह रहा है हमें क्या लेना देना, अब मरेंगे सब। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये अल्टरनेटिव के तौर पे CFC के यूज़ किया जाता है, हालांकि उसको भी कम करने की जो किगाली एग्रीमेंट है उसमें इसी की बात की गई, भैया HFC को भी बंद करो, रिड्यूस करो। HFC दोस्तों कार्बन ओजोन डिप्लीशन को जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन ये एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जिससे हाई ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। HFC जो होता है, CFC जो है वो CFC जो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्या करता था, ओजोन लेयर की डिप्लीशन करता था, जिसको जो है मतलब बहुत से देशों ने बंद कर दिया, यूज करना क्या स्टार्ट कर दिया, HFC दोस्तों जो है ओजोन डिप्लीशन नहीं करता है, लेकिन ये हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है अपने अंदर, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई। अब दोस्तों क्या यूज किया जाने लगा है, तो HFC की जगह अब लोग यूज करने लगे हैं HFO को, हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन, ठीक है। ये किससे बना होता है, ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन एटम से बना होता है। अब लोग किसका यूज करने लगे हैं, CFC जब ख़त्म हुई, मतलब CFC पे जब लोग मतलब इंटरनेशनली प्रभाव पड़ा, दबाव पड़ा, तो CFC की जगह HFC ले आए। HFC को जो है कि गाली अमेंडमेंट में जब बात कही गई रोकने की, तब अब HFO ले आए हैं, ठीक है। तो ये चल रहा है मामला।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा इम्पैक्ट देख लीजिए कि इसका कितना इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों फ्लोरोकेमिकल यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले CFS जो है सबसे ज़्यादा दोस्तों ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल इसका होता है और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी इसका बहुत हाई होता है। HFCS जो होते हैं, HFCS हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनका दोस्तों ओजोन डिप्लीटिंग जो पोटेंशियल है बहुत लो होता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इनका ज़्यादा होता है। जो HFCs होते हैं, HFCs होते हैं, ठीक है, HFC का मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इनका दोस्तों जो है ओजोन डिप्लीटिंग जो पोटेंशियल होता है बहुत जीरो होता है, लेकिन इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई होता है। जो HFO हवा है, इसका दोस्तों ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी वेरी लो है। ठीक है, तो HFO लगभग कुछ हद तक ठीक है, HFO। अब दोस्तों ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के रूल्स देख लीजिए। ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के रूल्स तो एक बार देख लेते हैं। रूल्स फॉर फ्रेम्ड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, हमारे देश में पता है आपको 1986 का एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। रूल सेट द डेडलाइन फॉर फेजिंग आउट ऑफ वारियस ODS, यानी कि जो रूल्स होते हैं वो दोस्तों ये डेडलाइन सेट करते हैं कि ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस हैं उनको हम कैसे कम करेंगे। ठीक है, ताकि जो ट्रेड इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो है ODS सब्सटेंस का प्रोडक्ट, देखिए जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनके साथ ही ODS सब्सटेंस एसोसिएट होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट होते हैं, तो उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसको रेगुलेट कैसे करेंगे ताकि ये धीरे धीरे खत्म हो जाए पूरा मामला ही। तो ये रूल जो है बताते हैं कि कैसे हम फेस डाउन करेंगे, धीरे धीरे होगा ना, एकदम थोड़ा ना हो जाएगा। तो ये रूल जो है प्रोहिबिट करते हैं किसको, भारत में CFC को, मैन्युफैक्चरिंग से वारिस प्रोडक्ट। ठीक है, कब से, 1 जनवरी 2003 से जो है मैन्युफैक्चरिंग इनकी बंद कर दी गई है, और प्रोडक्ट जो CFC रिलेटेड थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, लेकिन जो इनकी मेडिकल कंडीशन में इनकी ज़रूरत पड़ती है कई चीज़ों में, तो उसमें उसके लिए अलाउ है। सिर्फ इसी प्रकार से जो हाइलोन्स हैं वो भी दोस्तों 1 जनवरी 2001 से जो है बंद कर दिए गए हैं। हाइलोन्स का जो, ठीक है, हाइलोन्स को भी प्रोहिबिट कर दिया गया, निषिद्ध कर दिया गया है। इसेंशियल यूज के लिए अभी भी जारी है। अदर जो ODS सब्सटेंस है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड या मिथाइल क्लोरोफॉर्म और CFC वगैरह जो है वो भी जो है 1 जनवरी 2010 से जो है उन पर रोक लगाई गई है। लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल कंडीशन के लिए सब कुछ अलाउ है। ठीक है, तो इन पर भी जो है रोक लगाई गई है। मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, वो 1 जनवरी 2015 तक सिर्फ अलाउ थी। ठीक है, और HFC की बात की जाए तो ये जो है HFCS, ये जो है एक इंट्रिम सब्स्टिट्यूट जो है रिप्लेस किया गया है CFC का। ठीक है, HFCS। ठीक है, और ये जो है कब तक अलाउ रहेगी भारत में, तो ये 1 जनवरी 2040 तक, यानी कि 1 जनवरी 2040 तक ये अलाउ रहेगी। इसको CFC के अल्टीट्यूड के तौर अल्टरनेटिव के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है HFCS को। ठीक है, भारत में ये 1 जनवरी 2040 तक चलेगी, अलाउ रहेगी। ठीक है, और किगाली अमेंडमेंट में बात कब की गई है, 2045 की। ठीक है, तो आप रिलेट कीजिए कि इंटरनेशनल जब दबाव बनता है जब देश में काम होता है। ये दोस्तों UPSC ने कुछ क्वेश्चन पूछा, आप इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, बाकी लेक्चर हमारा समाप्त होने वाला है। तो इसको आप जो है सॉल्व कीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए जो लेक्चर आज का दोस्तों हमारा समाप्त हुआ। बाकी हम कहते तो नहीं है, लेकिन आपका जो है अगर ऐसा कंटेंट कहीं पे मिल जाए तो एक बड़ी बात है, हालांकि मिलेगा नहीं। ठीक है, तो एक बार जो है जो भी समझना चाहो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और एक बढ़िया सा कमेंट मार दो जो भी पसंद आया हो। बाकी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट कर बताएं, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों लेक्चर को अभी समाप्त नहीं करेंगे। दरअसल मेरे पास दोस्तों बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं, उसमें कुछ एडिशनल बातें लिखी गई हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको भी जान लीजिए। ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब तैयारी हो तो फिर हथियार बड़े, आप पढ़ किससे रहो, पहले आप ये देखो। ठीक है, तो दोस्तों कुछ नई बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो अभी छूट गई हैं। ठीक है, पोलर वर्टेक्स के बारे में आप थोड़ा सा दोस्तों ये जान लीजिए कि पोलर जो वर्टेक्स होता है, ठीक है, पोलर वर्टेक्स मैंने आपको क्या बताया कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। पोलर वर्टेक्स का आर्कटिक ब्लास्ट होता है, यानी कि कोल्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिलेगा US और कनाडा में। ओजोन डिप्लीशन होता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि साउथर्न जो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो पोलर वर्टेक्स होता है वो दोस्तों स्ट्रॉन्गर होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तुलना में।
ये बात याद रखिएगा। साउथर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों स्ट्रॉन्गर का मतलब है पोर्टेक्स। देखिए साउथर्न हेमिस्फीयर में जो पोलर वर्टेक्स होता है वो स्ट्रांग होता है, याद रखिएगा। साउथर्न हेमिस्फीयर में जो पोलर वर्टेक्स होता है वो स्ट्रांग होता है। नॉर्थर्न से साउथर्न हेमिस्फीयर में जो पोलर वर्टेक्स जो स्ट्रांग होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होती हैं, ठीक है, बहुत स्टेबल भी होता है साउथर्न में, ठीक है, स्टेबल होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। साउथर्न हेमिस्फीयर में स्टेबल होता है लेकिन स्ट्रांग भी होता है। व्हेन पोलर वर्टेक्स इज वीकेंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दोस्तों जब पोलर वर्टेक्स वीक हो जाता है, जब वो फटता है ना, उसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग कहते हैं जब फटता है ना, जब वो फटता है। मे अलाउ कोल्ड आर्कटिक एयर टू स्पिल रीजन लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ एशिया काजिंग एक्सट्रीम कोल्ड, तो बहुत कोल्ड कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझे भाई। अब दोस्तों थोड़ा सा साइक्लोन से रिलेटेड कुछ बातें जान लो। साइक्लोन से रिलेटेड दोस्तों बातें आपको जाननी ये ज़रूरी है कि साइक्लोन से रिलेटेड क्या जानना आपको ज़रूरी है। साइक्लोन की जो आई होती है, आई में दोस्तों लो प्रेशर होता है लेकिन हाई विंड नहीं होती हैं। हाई विंड कहाँ पे होती हैं? आई वाल में होती हैं, आई वाल में। और आई में ही जो है एयर जो होती है वो सिंक करती है। इनसाइड एयर ही जो है, जो आई वाल होती है ना, सॉरी जो आई होती है, आई में क्या होती हैं, आई में कोई जो है हाई प्रेशर बिल्ट। आप दोबारा सुनिए, जो साइक्लोन की आई होती है वो लो प्रेशर एरिया होता है, वहाँ पे कोई हाई विंड नहीं चलती हैं। तो फिर हाई विंड चलती कहाँ है? जो आई की वाल होती है, जो आई की दीवार होती है, उसमें जो है आपको हाई विंड देखने को मिलेंगी। आई के जो साइक्लोन का आई होता है, यहाँ पे एयर जो होती है वो सिंक करती है, एयर सिंक करती है, बात याद रखना, ठीक है। और फुजीवारा इफेक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फुजीवारा इफेक्ट ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फुजीवारा इफेक्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, क्या बताना चाहता हूँ। फुजीवारा इफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि दो ट्रॉपिकल साइक्लोन जब जो है एक कॉमन सेंटर के आसपास घूमना स्टार्ट कर दें तो उसको हम फुजीवारा इफेक्ट कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना फुजीवारा इफेक्ट, मैं इसको सर्च कर देता हूँ, फुजीवारा इफेक्ट। तो फुजीवारा इफेक्ट आपने क्या सीखा कि जब दो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक सेंटर के आसपास घूमना स्टार्ट कर दें तब उसको हम फुजीवारा इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों एक टर्म और होता है साइक्लोन से रिलेटेड जिसका नाम है दोस्तों बीटा ड्रिफ्ट। बीटा ड्रिफ्ट देख लो क्या होता है बीटा ड्रिफ्ट। तो बीटा ड्रिफ्ट भी आप देख लीजिए, बीटा ड्रिफ्ट क्या होती है। तो बीटा ड्रिफ्ट दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों ग्रेजुअल मूवमेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन का ड्यू टू वेरिएशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स विद लैटिट्यूड, ठीक है। यानी कि जब ग्रेजुअली, इवेंचुअली नहीं, धीमे धीमे जब जो है ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है लैटिट्यूड में डिफरेंस के कारण ऊपर की ओर जब मूव करता है ना तो उसको हम कहते हैं कि ये बीटा ड्रिफ्ट कर रहा है। बीटा ड्रिफ्ट मतलब ग्रेजुअल, धीरे धीरे, सीधी सी बात है यार। इक्वेटर की ओर जो है जीरो कोरियोलिस फोर्स होती है, आगे आगे बढ़ेगा तो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बढ़ेगा तो थोड़ा रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसको जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंटेक्स्ट में कहते हैं बीटा ड्रिफ्ट। तो आई होप दोस्तों आपका लेक्चर अब समाप्त होता है। लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, धन्यवाद।